हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। अभी तक हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर लिया। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में अपने बेसिक क्वेश्चंस भी कर लिए और हायर स्किल क्वेश्चन भी कर लिए। काफी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि जो हायर स्किल क्वेश्चन है काफी डिफिकल्ट है। कॉन्सेप्चुअली चलेंगे तो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। और मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो आपके पेपर में क्वेश्चंस आएंगे वो बेसिक स्किल सेट वाले टाइप पे ही आएंगे। परम्यूटेशन प्लस कॉम्बिनेशन का एक मिक्स्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन मोस्टली आपको एक परम्यूटेशन पे आइसोलेटेड क्वेश्चन या कॉम्बिनेशन पे आइसोलेटेड क्वेश्चन दिया जाएगा। ये मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, मेरा एक अंदाजा है कि जो हायर एंड क्वेश्चन है जहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का मिक्सचर है, जहाँ पे मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि अनलाइकली कि ऐसे क्वेश्चन आपके लिए पूछे जाएंगे। कवरेज भी 1 मार्क्स का ही है, तो इट्स अनलाइकली। मैंने कुछ हायर स्किल सेट क्वेश्चन इसलिए अपलोड किए ताकि इन केस अगर आपके पास डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आए तो एटलीस्ट आप कॉन्सेप्ट्स को प्लग इन करके क्वेश्चन को अप्रोच कर पाओ अपने पास। बट मोर और लेस मुझे लग रहा है कि बेसिक स्किल सेट टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे, या तो कॉम्बिनेशन पे या परम्यूटेशन पे। इसके साथ एक और जरूरी टॉपिक जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में बताया था, वो है बाइनोमियल थ्योरम। काफी अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है और आज ही कंप्लीट हो जाएगा। इसमें मैंने 10 या 12 क्वेश्चंस है, फटाफट से वो आज मैं करवा दूंगा कॉन्सेप्ट के बाद। तो आज ही इसको वाइंड अप करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले एक क्वेरी आई थी, उसको रिजॉल्व करते हैं फटाफट। चलिए एक क्वेरी रिजॉल्व करते हैं। क्वेरी आई थी, मैं क्वेरी को सही से समझ नहीं पाया, लेकिन जितना वहां से मैं पिक कर पाया, जो उन्होंने लिखा था कि एनपीआर, दोनों का बता देता हूँ, एनसीआर को हम कैसे स्प्लिट करते हैं। इसकी फॉर्मूला क्या है मेरे पास, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, और इसकी क्या है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। ठीक है, इतना अंडरस्टूड है। इसके बाद सपोज इसको ब्रेक करना हो तो मेरे पास 8p5 है सपोज, तो मैं 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 3 फैक्टोरियल। और इसको अगर 8c5 को ब्रेक करना हो तो 8 फैक्टोरियल, 8 माइनस 5 इज 3 फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल भी आएगा इट इज 5 फैक्टोरियल। ठीक है, मैं जस्ट अंदाजा लगा रहा हूं कि क्या पूछना चाहते थे, बिकॉज क्वेश्चन रियली क्लियर नहीं था। ऐसा लिखा था कि एनपीआर को कैसे ब्रेक करते हैं। तो अब अगर मैं इसको करूं तो ये हो गया 8 इंटू 7 जो बाय डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल, इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, अरे पूरा लिखूं अभी, 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1, ये और ये कैंसिल हो जाता है और मेरे पास फैक्टोरियल इतना बचता है। लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम फटाफट से इसको लिखते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, हम इसको इतना ही एक्सपेंड करते हैं, बाकी हम 3 और 3 इग्नोर करते हैं। तो शायद यहाँ पे मुझे लग रहा है कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो रही है, हम इसको यहाँ तक ही फैक्टोरियल को एक्सटेंड करते हैं। ऐसा हमने फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग में भी किया था। और इस केस में हम लिखते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू, ठीक है इतना ही लिखते हैं, बिकॉज नीचे 5 और 5 चला जाएगा, अपना सिंप्लीफाई करने के लिए इतना ही लिखते हैं। 5 और 5 गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे हम लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, ये और ये गया, इसको सॉल्व कर लेंगे जो भी आंसर आएगा। आई होप क्वेरी इज रिजॉल्व। अगर स्टिल आपकी क्वेरी रिजॉल्व नहीं हुई तो आप मुझे वॉइस नोट पे भेजिए आपका क्वेश्चन क्लियरली कि आप क्या चाहते हैं, तो अकॉर्डिंगली हम आपका एड्रेस करेंगे। तो आइए इसको हम क्लियर करते हैं और अपने आज के टॉपिक की तरफ आएंगे। चलिए, टॉपिक का नाम है बाइनोमियल थ्योरम। तो 2 पार्ट्स में बना है, पहले इन दोनों पार्ट्स का मतलब समझते हैं। बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। अब पहले मैं इन दोनों चीजों का मतलब बता देता हूं क्या होता है और हम आएंगे कॉन्सेप्ट की तरफ। थ्योरम का मतलब होता है वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट, वो एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी बोलिए, स्टेटमेंट बोलिए, व्हिच हैज बीन प्रूव्ड। जैसे हमारे पास फेमस एक थ्योरम है, आप सबको शायद सुना होगा, कभी ना कभी बचपन में पढ़ा होगा, क्या है, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हमारे पास एक फेमस थ्योरम है। तो क्या है बेसिकली,
अगर आप कोई भी राइट एंगुलर ट्रायंगल ले, ये सबको ऑलमोस्ट सबको पता होगा ये बच्चों को, अगर हम कोई भी राइट एंगुलर ट्रायंगल ले तो इसका जो बेस स्क्वायर है और जो हाइट स्क्वायर है, हाइट को मैं क्या लिखूंगा अभी, ऑल्टीट्यूड स्क्वायर लिखता हूँ। बेस स्क्वायर और ऑल्टीट्यूड स्क्वायर है वो इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल दिस स्क्वायर। यानी अगर मैं इन शॉर्ट आपको बोलूं, अगर मेरे पास ये एक यूनिट है, एक यूनिट और मेरे पास √2 यूनिट्स आए, ठीक है, ये ऑलरेडी सबको पता है। तो बिकॉज अगर आप कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ले तो आपका ये हमेशा ट्रू निकलेगा, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं, आप सबको पता होगा, पाइथागोरस थ्योरम। सबको पता होगा ये चीज। थ्योरम क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट हैज बीन प्रूव्ड। ठीक है, तो ये मैं बोलना चाहता था। अब आ गए यहाँ पे बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब होता है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन which has two terms, बस इतना सा है, which has two terms। आपने शायद वर्ड सुना होगा कभी यूजेज में, पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी। पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी। यानी वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो, लाइक x² + 3x + 4 + x³। इसको अगर हम देखें तो मेरे पास पॉलिनोमियल है। और अगर मैं इसको देखूं, x + 3, x² + 9, 3x + से 5/3 या 2y + x, ये सब मेरे पास बाइनोमियल्स है। तो इन्हें मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 2। बाय का मतलब 2। ठीक है, यहां तक हो गया। ये बेसिक चीज थी कि हमें पढ़ना क्या है। हमें एक थ्योरम पढ़नी है, हमें एक जनरली प्रूव्ड स्टेटमेंट पढ़ना है which is related to binomials, वो अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन जिनके दो टर्म्स है। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर लीजिए, नया टॉपिक ऐड हुआ है और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम ये समझ गए कि हमें पढ़ना क्या है। हमें पढ़ना है वो आइडेंटिटी, वो मैथमेटिकल एक प्रूव्ड स्टेटमेंट विच इज रिलेटेड टू बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स आप समझ गए क्या है? चलिए, अब हम शुरू करते हैं। कैसे? एक मैथमेटिकल पैटर्न देखते हैं कि अगर मेरे पास एक बाइनोमियल है a + b, यहां से बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत आसान है, लेकिन यार जो कॉन्सेप्ट है इन्हीं 4-5 लाइंस में। मैं एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख रहा हूं, एक बाइनोमियल लिखा मैंने a + b, और मैंने इसको रेज्ड पावर किया 0। ठीक है, मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा? 1। अब यहां मुझे अगर मैं इसको भी प्रूव करने बैठूंगा तो हम अपने कॉन्सेप्ट के जो बाइनोमियल थ्योरम से बाहर चले जाएंगे। a + b रेज़ पावर 0 = 1 मैंने इंडिसेस पे चैप्टर लिया हुआ है सीए फाउंडेशन के केस में। अगर आप इसका प्रूफ जानना चाहते तो वहां जाए। ऑल्दो इट इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट कि a⁻b 0 = 1। ठीक है, तो अभी आप इसको ऐसा आइडेंटिटी मान लीजिए कि एनीथिंग रेज़ पावर 0 = 1। बिकॉज अभी हमें प्रूव कुछ और करना है, तो इस पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एनीथिंग रेज़ पावर 0 = 1। और कोई ज्यादा इंटरेस्ट हो तो मुझे कॉल कर, इसके बारे में भी आपको बता देंगे। रेज़ पावर 0, एनीथिंग रेज़ पावर 0 = 1। इसको हम जनरली बोलते हैं x⁻0 = 1। ठीक है, चलिए, जो पावर लॉ ऑफ इंडिसेस है उसमें ये चीज पढ़ाते हैं। ठीक है, अभी मेरा पॉइंट लेकिन यहाँ पे फोकस करना नहीं है। बाइनोमियल थ्योरम हमें बोलता है कि अगर आप नेक्स्ट पावर इसकी चढ़ाएंगे a + b रेज़ पावर 1, तो मुझे बताएंगे किसके इक्विवेलेंट होता है? ठीक है, आपने सही अपने साथ गेस किया, इट इज a + b। ठीक है, बिकॉज एक ही पावर रेज करना है। अब नेक्स्ट जो है वो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बहुत यूज करते हैं, a + b का होल स्क्वायर। बहुत फेमस हो गया था ये पिछले 1-2 साल पहले। a + b का होल स्क्वायर जो है, तो आप मुझे ये बताएंगे किसके बराबर होता है? ठीक है, आपने आज तक इसको मेमोराइज किया होगा, a² + b² + 2ab। बट मेरा पॉइंट है, मैं इसको दो तरीकों से दिखाना चाहता हूँ। एक तरीका होता है एल्जेब्रिक, एक तरीका होता है एल्जेब्रिक। हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यानी अगर हमारे पास आइडेंटिटी नहीं होती, अगर हमारे पास a + b² की आइडेंटिटी है, तो हम कहां से इसका सोल्यूशन लाते? हम यहां से लाते।
हम यहां से लाते हैं। सपोज इसकी कोई फॉर्मूला नहीं होती तो तरीका क्या होता है, हम पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अब तरीका क्या है मल्टीप्लिकेशन का, इस ए से इसको करेंगे ए स्क्वायर, इस ए से फिर सब्सिक्वेंटली बी को करेंगे तो हो गया बी स्क्वायर, इस बी से फिर ए को करेंगे तो हो गया ए बी, फिर इस बी से सॉरी लाइक टर्म्स को कलेक्ट करेंगे, ए से ए को करेंगे तो हो गया ए स्क्वायर, फिर ए से पहले बी को करेंगे तो हो गया ए बी, फिर बी से ए को करेंगे तो फिर से हो गया ए बी, और फिर बी से बी को करेंगे तो हो गया बी स्क्वायर। ठीक है, यही मेरे पास है, तो मैं इसको लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने सिंपली कोई आइडेंटिटी यूज नहीं की, मैंने इसको सिंपली मल्टीप्लीकेशन किया और अपने जो मेन जो मैं चला रहा हूं उसमें वापस ले आऊंगा। तो ये अब मोस्टली अब आपको पता होगा, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और यहां तक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सब आपको पता है। यहां से एक स्टेप नीचे जाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग डेवलप होके आता है या नहीं। बायोलॉजिकल थ्योरम जो है ये प्रूव सही होनी चाहिए हर चीज पे। इसका भी मोस्ट लाइकली, मैं कहूंगा मोस्ट लाइकली इसका भी आप लोगों ने जो है आइडेंटिटी याद कर लिया, बचपन में कभी देखी होगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ऐसा कुछ था। ठीक है, लेकिन अभी हम इसको वैसे नहीं करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे अपने पास। हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका क्या है, ए प्लस बी क्यूब जो है वो होता है ए प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, आपको पता है ये 2 बार और एक बार। ए प्लस बी स्क्वायर मेरे पास सॉल्व है ऑलरेडी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मेरे पास सॉल्व है। इसको ए प्लस बी और मल्टीप्लाई कर लेते, ठीक है राइट, कोई इशू नहीं है इसमें। एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए स्क्वायर इंटू ए हो गया ए क्यूब, ए स्क्वायर इंटू बी हो गया ए स्क्वायर बी। ठीक है, ए स्क्वायर वाला काम हो गया। 2ab इंटू ए हो गया 2a स्क्वायर बी, 2ab इंटू 2ab इंटू ए हो गया 2a स्क्वायर बी, 2ab इंटू बी हो गया 2ab स्क्वायर, 2ab स्क्वायर, मैं लाइक टर्म्स को जमा कर रहा हूँ, 2ab स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू ए हो गया है ए बी स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए बी स्क्वायर तो इसके इक्विवेलेंट आएगा। बी स्क्वायर इंटू बी हो गया बी क्यूब। ठीक है, अब इनको एक बार लाइक टर्म्स को कलेक्ट करेंगे, इसको हम अलजेब्रिकली बोलते हैं लाइक टर्म्स को कलेक्ट करना। तो ये हो गया ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, ये हो गया प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया प्लस बी क्यूब, और ये भी शायद आप लोगों ने सुनाया होगा, लेकिन तब हम ऐसे लिखते थे बचपन में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, इनको कॉमन लेके, पर यहाँ पे हमें कॉमन लेने की जरूरत नहीं, हम इसी को लेके चलेंगे। तो यहाँ पास हो गया ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है फाइन, चलिए अभी तक भी क्या आप लोग कुछ इसमें देख पा रहे हैं स्पेशल, कुछ खास? मुझे लगा इसमें एक और ऐड करना पड़ेगा। अब टाइम की बचत के लिए मैं वो, अगर आपने करना चाहते आप कर सकते हैं, ए प्लस बी क्यूब आपके पास आ गया, इसको इंटू ए प्लस बी कर लीजिए और लाइक्स को कलेक्ट कीजिए, तो आपका जो नेक्स्ट आंसर आएगा ए प्लस बी 4, अगर आप ऐसे ही करेंगे विदाउट एनी थ्योरम आप सॉल्व करेंगे, तो आपके पास आना चाहिए A4 प्लस 4a क्यूब b, इसको आना चाहिए 6a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद वापस आना चाहिए 4ab क्यूब, और लास्टली आपके पास आना चाहिए b4। ठीक है, एक लास्ट, और फिर हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। अगर आप इसको a प्लस बी मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास ये आएगा A5, ठीक है, A5 प्लस 5a4b प्लस 10a3b स्क्वायर प्लस 10a2b क्यूब प्लस
5 फिर से a b4 प्लस b5 डन। इसके आगे हम नहीं लिखेंगे, इसके आगे ज्यादा हो जाएगा। अब आप मुझे यहाँ पे अभी तक अगर आप इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो कोई कुछ चीजें आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, कुछ चीजें जो आपसे आइडेंटिफाई नहीं हो रही मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज आप देख रहे हैं कि अगर मेरे पास यहाँ पावर 0 है तो मेरी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1। ये बेसिक ऑब्जर्वेशन है। अगर मेरे पास यहाँ पावर 1 है, मेरी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 और 2। अगर पावर 2 है टर्म्स कितनी है 3, और अगर पावर 5 है टर्म्स कितनी है 6। ठीक है, तो मैं पहली ऑब्जर्वेशन आपके सामने लिखता हूं। पहली ऑब्जर्वेशन है इफ इंडेक्स इज एन नंबर ऑफ टर्म्स n+1। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है, इसमें कोई भी समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। मेरे पास 5 था पावर, मेरे पास टर्म्स 6 आए। ठीक है, दूसरी ऑब्जर्वेशन मेरे पास क्या है, पावर ऑफ ए मतलब फर्स्ट टर्म डिक्रीज, पावर ऑफ ए डिक्रीज। देखिए ए 5 4 3 2 1 और 0, कोई पावर नहीं है का। और बी का पावर यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 एंड पावर ऑफ बी जो है वो इंक्रीज विद ईच टर्म। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज देखिए, हम जस्ट कुछ ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं। एक और ऑब्जर्वेशन देखिए, सम ऑफ पावर्स ऑन एनी टर्म, बहुत सिग्निफिकेंट है ये वाला। सम ऑफ पावर्स ऑन एनी टर्म इज इक्वल टू n, या इज इक्वल टू इंडेक्स में लिखता हूं। अब इसको देखिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं अगर मैं कोई भी टर्म लूं, यहाँ पे सपोज यहाँ पे ले लेते हैं a की पावर क्या है 1 और यहाँ पे भी पावर 1 है। b की पावर क्या है 1, यहाँ पे भी 1 है। a की पावर क्या है 2, यहाँ पे भी पावर 2 है। a की पावर क्या है 1 और 1, यहाँ पे भी 2 है। b की पावर 2, यहाँ पे भी 2 है। यानी अगर मैं कोई भी टर्म उठाऊं उसके जो पावर्स की सम होगी टोटल a प्लस b करके, वो मेन टर्म जो हमारी है उसके पावर के इक्विवेलेंट होगा। सपोज ए स्क्वायर का पावर 2, बी का यहाँ पे 1 है, 2 और 1 3 हो गए। ये 3 और 1 4 हो गए, 2 और 2 4 हो गए, 3 और 1 4 हो गए। ये देखिए 3 और 2 5 हो गए, 2 और 3 5 हो गए, 4 और 1 5 हो गए। यानी अगर मैं कोई भी टर्म पे पावर्स का सम लूं तो वो इक्विवेलेंट हो जाता है। तो मोटा मोटा अगर मैं मोटा मोटा देखूं तो मेरे पास जो वेरिएबल्स वाला पोर्शन है उसका एक रूल या एक ग्रुप मैंने बना लिया। दिक्कत क्या है, दिक्कत है क्या में जो आगे ये टर्म्स आ रही है, आई मीन टू से ये 2, ये 1, ये 1, ये 3, ये 4, ये 6, ये 4, क्या इनका कोई पैटर्न में निकाल सकता हूं कि नहीं? तो मैं आपको बोलूं, बहुत ध्यान से देखेंगे कि a प्लस b7 किसके बराबर होगा। तो अब तक आपने जो बातें सीखी, आप मुझे बोलेंगे पहले जरूरी a7 होगा, हमने सीखा हुआ है। उसके बाद कुछ होगा क्वेश्चन में, मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन a का पावर डिक्रीज होगा तो 6 होगा और b का पावर शुरू हो जाएगा 1। उसके बाद फिर से क्वेश्चन मार्क होगा तो a5 होगा, b2 होगा, फिर से क्वेश्चन मार्क होगा a4, और उसके बाद क्या होगा मेरे पास b3, फिर क्वेश्चन मार्क होगा और मेरे पास a होगा। कौन से पैटर्न बता रहा है कि ये होगा जो हमने यहाँ पे एस्टेब्लिश किए है चीजें। ओके, मेरे पास a का पावर 3 होगा, b का 4 होगा, फिर क्वेश्चन मार्क होगा, a की पावर स्क्वायर हो जाएगी, b5 हो जाएगी, फिर क्वेश्चन मार्क होगा, a सिंगल हो जाएगा, b6, और लास्ट में मेरे पास b7 हो जाएगा। अब देखिए जो मैंने अभी तक ऊपर बोला वो सारी बातें हो रही है कि नहीं? देखिए a की पावर डिक्रीज, b की पावर इंक्रीज, फाइन। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म 7 है, मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स आ गई, दूसरा भी ठीक हो गया।
सम ऑफ पावर्स ऑन एनी टर्म, ये 7, 6 + 1 7, 5 2 7, 4 3 7, 3 4 7, 5 2 7, 6 1 7 और 7। ठीक है, तो मेरे पास ये सोल्यूशन हो गया। तो अब अगर आप देखिए मेरे पास बाइनोमियल थ्योरम का लगभग 50% पार्ट मेरे सामने आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो मैथमेटिशियंस को परेशान कर रहा था कि क्या इसकी कोई पैटर्न है, जो ये आगे क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं, क्या इनका कोई पैटर्न है? सो a + b 7 हम मल्टीप्लाई ना करते सारा हम डायरेक्टली लिख पाते, क्या कोई तरीका है कि मैं आगे के नंबर्स लिख पाऊंगा? बिकॉज बाकी वाला पार्ट तो मेरा आ ही गया, बाकी मुझे पता है ऑलरेडी कैसे आएगा। मुझे पता है a से शुरू करना है, a की पावर कम करनी है, b की पावर बढ़ानी है, बात खत्म हो गई, ये मुझे पता है। लेकिन जो आगे ये है, इसमें जो आगे ये है, क्या इनका कोई पैटर्न है कि नहीं? तो इसके बाद हमने जब जैसे अपने वेरिएबल्स का पैटर्न सिलेक्ट किया, जो आगे टर्म्स आते हैं वो कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। अब हम कोएफिशिएंट्स का पैटर्न जो है स्टडी करेंगे। ओके, तो क्या कह रहे हैं हम कि हमारे पास जो बेसिकली जो ये वाला पोर्शन है, इसका हम लोगों ने पैटर्न एस्टेब्लिश कर लिया। अब हम किसी भी नंबर का ये निकाल सकते हैं, a + b 8 हो, 9 हो, 10 हो। हमें पता है a + b 9 होगा तो 10 टर्म्स होंगी, a + b 10 होगा तो 11 टर्म्स होंगी। वी नो दिस थिंग। और हमें पैटर्न भी पता है कि a की पावर एक एक कम करेंगे और b की पावर एक एक बढ़ाएंगे, हम a से पहुंचेंगे b तक। अब क्वेश्चन है, इफ वी चेंज दिस, आ सकता है दिमाग में क्वेश्चन, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, b + a 7 हो जाएगा, इफेक्टिवली आंसर सेम निकलेगा। जस्ट क्या हो जाएगा, b⁻7 आगे आ जाएगा, सारी टर्म्स आगे से पीछे चलेंगी, बाकी आंसर सेम निकलेगा। तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं, हम उसको चेंज कर सकते हैं, अभी हमारा वो कंसर्न नहीं। अब जो मेन कंसर्न है, क्या जो कोफिशिएंट्स है ये वाले जो है, क्या इन पे कोई हमारे पास पैटर्न है ताकि हम इस एक्सप्रेशन को पूरा कर पाए? बिकॉज अगर हम अपने ऊपर वाले आंसर्स को देखें, ये देखिए, तो यहाँ पे कुछ नंबर्स भी आगे आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं 1, फिर 1 ए के आगे मैं उसको पूरा करूं इस मैट्रिक्स को, तो आप ज्यादा बेटर वे में देख पाएंगे। ये 1, 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 ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 5 10 10 10 5 1। ठीक है, यही आ गया, ध्यान से देखिए, यही आ गया मेरे पास। तो अब इसके बाद जो मैथमेटिशियंस ने सोचा कि क्या हम इस जो कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं अगर उनका कोई पैटर्न एस्टेब्लिश कर पाए तो क्या होगा, तो हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर सकते हैं विदाउट गोइंग थ्रू दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हम a + b 11 का सीधा आंसर निकाल सकते हैं, बिकॉज a + b 11 का हमें पता है 12 टर्म्स होंगी, a 11, फिर होगा a 10 b, फिर होगा a 9 b2 एंड सो ऑन, लास्ट में b 11। लेकिन उसके आगे जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो हम कहां से निकालेंगे? तो इनको एनालाइज करने के लिए हम इन कोएफिशिएंट्स को कहीं लिखेंगे, ऐसे किया गया। तो a + b 0, ये कोएफिशिएंट्स क्या थे मेरे पास, 1। ठीक है, a + b 1 का कोएफिशिएंट क्या था, आपको याद होगा 1 और 1। मैं a b वाले पोर्शन को इग्नोर कर रहा हूं, इसका हमारे पास आंसर था a + b, तो 1 और 1 ऐसे ही था, तो 1 और 1। ठीक है, अब a + b स्क्वायर, ठीक है, यहां से मैं आपको बोलूंगा छोड़ दीजिए वो, वहां जाना डायग्राम पे छोड़ दीजिए जाना, आप इसी पे फोकस कीजिए। इस 1 के लेफ्ट में क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 को कुछ नहीं मतलब 0 ऐड कीजिए तो 1 हो जाएगा। इसके बगल में क्या है, कुछ नहीं है, 1 ऐड कीजिए, 1 और 1 2 हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे, यही आंसर था हमारा a + b 1a + 1b। अब देखिए इसके इसमें क्या आंसर था, यही आंसर था। तो अब आप तीसरा केस खुद निकाल पाएंगे मेरे हिसाब से, बिकॉज अभी हमारा फोकस कोएफिशिएंट्स पे है। 1 के बगल में कुछ नहीं है, 1 ही होगा, 1 और 2 3 हो गए, 2 और 1 3 हो गए, और 1 और 0 1 हो गए। तो ये हो गया a³ + 3a² b 3ab² + b³। तो हमें a और b का पैटर्न पता है। आगे चलिए,
1 के बगल में कुछ नहीं है, ये 4 हो गए, ये 6 हो गए, ये 4 हो गए, ये 1 हो गया। a प्लस बी 5, 1, 5, 10, 10, 5, 1, तो a प्लस बी 5 आ जाएगा। तो अब अगर आपको a प्लस बी 6 निकालने के लिए कोई बोले, तो अब आपको कोई करना ही नहीं है कुछ, अब हमें पैटर्न फॉलो करना है। 1 के बगल में 1 हो गया, ये 6 हो गए, ये 15 हो गए, ये b हो गए 20, दिस इज 15, ये वापस 6 हो गए, बिकॉज सिमेट्रिकली फॉलो हो रहा है, ये वापस 6 हो गए, और लास्ट में 1 के बगल में तो 1 हो गया, 1 हो गया। तो अब अगर से पूछे a प्लस बी 6 किसके बराबर है, वो पता है, ऑलरेडी बोलेंगे a प्लस बी 6 किसके बराबर है। आप बोलेंगे a प्लस बी 6 में 4 टर्म्स होंगी। फर्स्ट मेरे पास होगी a6, उसके बाद मेरे पास होगा 6 a5b, फिर होगा 15 a4b स्क्वायर, ठीक है। फिर होगा मेरे पास 20, फिर होगा मेरे पास 20, फिर होगा मेरे पास 20 a क्यूब b क्यूब, बिकॉज ये 6 आना चाहिए टोटल। फिर होगा मेरे पास वापस 15 a स्क्वायर b4, फिर मेरे पास होगा वापस 6 a b5, और लास्ट में मेरे पास होगा b6। इन सबको ऐड लिख लीजिएगा सर, ठीक है। तो मेरा एक्सपेंड हो गया। तो अब मैं किसी भी बाइनोमियल टर्म को, किसी भी एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर सकता हूं। क्यों? मुझे कोएफिशिएंट्स का भी पता है पैटर्न, और मुझे पैटर्न पता है उसके साथ जो वेरिएबल्स भी है a प्लस बी 6, उनका भी पैटर्न पता चल गया, ठीक है। ये जो मैंने आपके सामने बनाया, ये आपके सामने बनाया, इसको हम बोलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? इसके और भी नाम है, बहुत सारी कंट्रीज में अलग अलग नाम बोलते हैं, बिकॉज इस पे एक बंदे ने काम नहीं किया, सब ने इस चीज पे काम किया है। लेकिन इसको जो कॉमनली बोलते हैं वो पास्कल्स ट्रायंगल ही बोलते हैं। इस मैट्रिक्स को, इस फॉर्म को पास्कल्स ट्रायंगल ही बोलते हैं, लेकिन हर कंट्री में इसका अलग अपना अपना नाम है। अब पास्कल्स ट्रायंगल को अगर आप देखिए तो ये एक बहुत ही मैजिकल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, ठीक है। सबसे पहले तो बाइनोमियल फॉर्म इससे पता चलता है, ठीक है। इससे पहले बाइनोमियल फॉर्म पता चलता है, और इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। अगर इसकी प्रॉपर्टीज ढूंढने बैठेंगे तो उस पर एक अलग लेक्चर चला जाए, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। ये सबसे पहले ये 1 है, ये सारे 1 है। उसके बाद ये सिमेट्रिक है, जैसे ये 1 2 3 4 5 और 1 2 5 6, ठीक है। ये काउंटिंग नंबर्स आते हैं, इसके बाद ट्राइंगुलर नंबर्स आते हैं, और ऐसे करके इसकी अपनी प्रॉपर्टीज है। लेकिन हमें उस सब प्रॉपर्टीज की तरफ हमें नहीं जाना, हमारा जो फोकस है वो किसी और चीज पे अभी। तो अब अगर आपको कोई भी एक्सपेंशन, या आपको कोई भी एक्सपेंशन, या आपको कुछ भी बोला जाएगा एक्सपैंड करने के लिए, तो क्या अभी आप एक्सपैंड कर सकते हैं या नहीं? बेस्ड ऑन पास्कल्स ट्रायंगल, यस। बेस्ड ऑन पास्कल्स ट्रायंगल, यस। इसके बाद इस पास्कल्स ट्रायंगल को और रिफाइन किया गया। रीजन क्या है? रीजन है मुझे a प्लस बी 10 चाहिए, तो मैं सिंपली यहाँ इसको 10 तक एक्सटेंड करके अपना कोएफिशिएंट्स ले आऊंगा, और अपना मुझे ऑलरेडी पैटर्न पता है। लेकिन अगर a प्लस बी 100 चाहिए, तो क्या मैं 100 तक पास्कल्स ट्रायंगल लिखूंगा? आंसर इज नो। हमें पास्कल्स ट्रायंगल को ही रिफाइन करके इनका कुछ पैटर्न निकालना है। दिस इज ऑलरेडी अ पैटर्न, बट इसको हमने फर्दर इसमें घुस के और पैटर्न निकालना है, ताकि हम इजीली कोई भी a प्लस बी 11 12 13 14 कर पाए। अदरवाइज हमें ये ट्रायंगल पूरा एक्सटेंड करना है 14 तक, ठीक है। तो पहले एक एग्जांपल लेते हैं जहां पे मैं पास्कल्स ट्रायंगल को एक्सटेंड नहीं करता हूं, मैं आपको सिंपली बोलता हूं इसको एक्सपेंड कीजिए। मेरी एक टर्म है यहाँ पे, ताकि आपकी नॉलेज थोड़ी सी इसमें बढ़ जाए। 2x प्लस 3y रेज पावर 5, इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है, बाय यूजिंग पास्कल्स ट्रायंगल। अभी के लिए पास्कल्स ट्रायंगल। तो क्या करेंगे आप? सिंपली आप बोलेंगे मुझे पता है कि पहला जो है फिफ्थ a प्लस बी 5, ये हो गया। फिफ्थ रो में मेरे पास जो पहला है वो 1 है, तो पहला 1 ही आएगा। तो 1 के साथ 2x रेज पावर 5, ठीक है। अब मेरे साथ आप ध्यान से फॉलो करेंगे। इसके बाद दूसरा क्या है? 5 हो गया। अब मुझे बाकी पैटर्न पता ही है, 2x रेज पावर 4, और 3y जो है रेज पावर 1 ही होगा। नेक्स्ट इज 10,
2x रेज पावर 3 और 3y2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज अगेन 10 बट 2x रेज पावर 2 और 3y मेरे पास 3 हो जाएगा इस केस में। ओके, सो नेक्स्ट विल बी मेरे पास 5, यहां से मैंने 5 लिया, 2x अब एक ही बचेगा और 3y अब मेरे पास 4 हो जाएंगे, 4। और लास्टली मेरे पास जो 3y है वो तो 1 हो गया, 2x कुछ नहीं बचेगा, 3y मेरे पास 5 हो जाएंगे, वही a प्लस बी 5 वाला फॉर्मूला। तो ये मेरे पास इसका एक्सपेंशन हो गया। फिर उसको सॉल्व करेंगे, अब बाकी मैथमेटिकल पार्ट है 32x5, ये 16 हो जाएंगे, 16 बचे हो गए मेरे पास 16 5 80 एंड 3 2 40। ये बस सॉल्विंग वाला पार्ट है और आई थिंक आप इसका टेक केयर कर लेना, बस सॉल्व करना है, ठीक है। तो 43y5 तक मैं पॉइंट अभी नहीं है। तो आप पॉइंट को समझिए कि हमारे पास जो वेरिएबल्स है x और y वाला जो पार्ट है वो अपना बिहेव कैसे करते हैं, x का पावर बढ़ता है बट x का पावर पहले सबसे हाईएस्ट होता है, फिर कम 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 होता जाएगा, y का पावर सबसे लोएस्ट पहले होता है, फिर कम कम बढ़ता 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 जाएगा और लास्टली वो अपना 5 तक पहुंच जाएगा। तो x की पावर डिक्रीज, y की पावर इंक्रीज, एक एक स्टेप कहीं पे भी ऐड करें तो इक्वल होगा। उसकी टर्म्स कितनी होगी, 6, 1 2 3 4 5 6, बिकॉज यहाँ पे 5 है, इतना हमने समझा। और जो कोफिशिएंट्स आएंगे आगे वो कहां से आएंगे, वो आएंगे मेरे पास्कल्स ट्रायंगल से, ठीक है, ये चीज हमने ऑलरेडी समझ ली। चलिए, अब ये पास्कल्स ट्रायंगल है, अब हम इसमें कुछ और ढूंढना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं पास्कल्स ट्रायंगल यहाँ पे फिर से लिखूंगा। मेरा पहला फिर आप भी मेरे साथ रिकंस्ट्रक्ट करेंगे ताकि आपके माइंड में बैठ जाए कैसे बनता है। 1 a रेज़ पावर 0 या बोलिए 0 रो में 1 है, फिर 1 और 1, बिकॉज इसके बगल में कुछ नहीं, इसके बगल में कुछ नहीं है, इसके बगल में कुछ नहीं है तो 1 ही होगा, कुछ नहीं मतलब 0 है, बट अब इन दोनों के आपस में एडजेसेंट है तो 2 है। निकलता कैसे, बेसिकली मुझे एडजेसेंट टर्म्स को ऐड करना है, 2 और 1 3 हो गए, 2 और 1 3 हो गए, 1 और 1 एज इट इज रहेगा बिकॉज बगल में कुछ नहीं है। अच्छा, 1 और 1 एज इट इज रहेगा, ये हो गए 4, ये हो गए 6, ये हो गए 4, ये 1, ये 5, ये 10, ये अगेन 10, ये 5, और एक सिमेट्री फॉलो कीजिए, सिमेट्री देखिए 10 10 5 5 1। एक और करते हैं लास्टली और फिर अपने पॉइंट पे आते हैं जो प्रूव करना है। ये हो गया 1 6 15 20 15, और ये हो गया 6, और ये हो गया लास्टली मेरा 1, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे पैटर्न है, उनको रहने देते हैं, जो हमारे काम का है उसको देखते हैं। अब मैं आपसे चाहता हूं कि आप मुझे इसका सम बताओ, 1 इसका सम बताओ, 2 इसका सम बताओ, 4 इसका सम बताओ, 8 इसका सम बताओ, 10 14 15 16, कुछ अगर आप फॉलो कर पा रहे हैं तो बताइए, 6 26 27 32 7 27 27 और 30 57 58 58 एंड 6 64 एंड सो ऑन। अब बताइए कुछ इंटरेस्टिंग आपको याद आया, ये मेरे पास है 2 रेज पावर 0, ये मेरे पास है 2 रेज पावर 1, ये मेरे पास है 2 रेज पावर 2, ये मेरे पास है 2 रेज पावर 3, ये मेरे पास है 2 रेज पावर 4, ये मेरे पास है 2 रेज पावर 5, और मेरे पास है 2 रेज पावर 6, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम में आप लोगों को बताया जाएगा कि बाइनोमियल थ्योरम जो है, जो पास्कल्स ट्रायंगल है, इट इज मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशंस, इट इज मेड अप ऑफ NCR, कुछ याद आया, N चूज R। लेकिन क्यों, ये आपको नहीं बताया जाएगा। रीजन ये है कि जब मैं इन सब एलिमेंट्स को ऐड करता हूं तो ये मेरे पास आ जाता है 2 रेज पावर n के इक्वल। कैसे, यहाँ पे n 0 है, फर्स्ट रो है, तो देखिए 2 रेज पावर 0 1, यहाँ पे n 1 है, 2 रेज पावर 1 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे n 2 है, तो यहाँ पे 2 रेज पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब इनका जो सम है किसी भी रो पे, सम ऑन एवरी रो इज इक्वल टू टोटल कॉम्बिनेशन। हमने 2 रेज पावर n का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, 2 रेज पावर n का मतलब होता है टोटल कॉम्बिनेशन, इसको याद होना चाहिए। सम ऑफ टोटल या सम ऑफ
any row, sum of numbers on any row is equal to रेज पावर n। जो मेरे पास फॉर्मूला है टोटल कॉम्बिनेशंस की, ठीक है। तो जब ये चीज निकाली गई, जब ये चीज खोजी गई, तो अब मेरे पास जो कोफिशिएंट्स वाला मैटर है वो इजीली सॉल्व हो गया। कोफिशिएंट्स वाला मैटर इजीली सॉल्व हो गया। वो कैसे सॉल्व हो गया कि अब अगर मुझे पता है कि ये मेरे पास जो है 1 के इक्विवेलेंट है, ये मेरे पास 1 और 1 है, ये मेरे पास 1 to 1 है, तो इसका मतलब मुझे समझ आ गया कि मुझे अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, कैसे करना है। अगर ये 1 है तो 1 मेरे पास किसके इक्विवेलेंट होगा, 2c0, सेकेंड रो है ना, 2c0, ये हो गया 2c1 और ये हो गया 2c2, बिकॉज हमें टोटल कॉम्बिनेशन की फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, वी ऑलरेडी नो द फॉर्मूला फॉर टोटल कॉम्बिनेशन। सिमिलरली पहले 1 को छोड़ दीजिए, मेरे पास हो गया 1c0 और मेरे पास हो गया 1c1, 1 और 1 2 हो गए। ठीक है, अब यहां आ गए, मेरे पास रो थर्ड है, मेरे पास हो गया 3c0, मेरे पास हो गया 3c1, मेरे पास हो गया 3c2, मेरे पास हो गया 3c3। सिमिलरली ये मेरे पास हो गया 4c0, तो मुझे पता है 4c0 प्लस 4c1 प्लस 4c2 इज इक्वल टू n। 4c1, 4c2, ये हो गया 4c3, मेरे पास हो गया 4c0। ठीक है, सॉरी 4c4। ठीक है, सिमिलरली मेरे पास क्या होगा, खुद एक्सपेंड करेंगे, 5c0, 5 चूज 1, 5 चूज 2, 5 चूज 3 बराबर होते पता है आपको, सिमेट्रिकली फॉलो करेगा, 5c4 और 5c5। मेरे पास हो गया 6c0, 6c1, 6c2, 6c3, 6c4, 6c5 और 6 चूज 6। बाकी आपको पता है, एक्सपेंड करते एक्सपेंड कर सकते, सबकी फॉर्मूलाज पता है। तो ये जो रिवोल्यूशन हुई, इससे क्या हो गया, मुझे अब कोफिशिएंट्स के लिए पास्कल्स ट्रायंगल लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है इनका पैटर्न कॉम्बिनेशन वाला है, तो मैं जस्ट कॉम्बिनेशन वाला पैटर्न यूज करूंगा। और इस सब से क्या हुआ, इस सब से अब मैं कोई भी बायनोमियल टर्म को एक्सपेंड कर सकता हूं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे मेरी बात माने तो आपका बायनोमियल फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब जब बस क्वेश्चंस करने, यही आपका बायनोमियल फॉर्म का कॉन्सेप्ट था कि आप अपने कोफिशिएंट्स पास्कल्स ट्रायंगल से लेंगे, बट पास्कल्स ट्रायंगल तो अपने आप में कॉम्बिनेशन वाला ट्रायंगल है, बिकॉज उसके सारे जब सम करते हैं रोज को तो टोटल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट दे देता है। तो उस बेसिस पे आप यहां से कोफिशिएंट्स लेंगे, और मैंने आपको जो वेरिएबल्स है ऑलरेडी बता दिया कैसे लेंगे, उसका पैटर्न आपको बता दिया। तो आपका कोई भी टर्म अब एक्सपेंड हो सकती है, एग्जाम्पल से हमको देखेंगे कैसे एक्सपेंड होती है। ठीक है, मेन आपके पास ये चीज थी कि आप कैसे एस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, अब इनको सॉल्व, 63 को सॉल्व करते हैं। सपोज ऑलरेडी प्रूव है, कोई जरूरत नहीं है, वो 20 आएगा, कोई इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब आप पास्कल्स ट्रायंगल को समझ गए, अब आप समझ गए कि कहां से क्या आएगा, और अकॉर्डिंगली अब आप चलेंगे हम इस चीज की तरफ। तो इसका मतलब अब हमें पास्कल्स ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं, मुझे बताइए x प्लस वाई रेज पावर 4 जो है किसके इक्विवेलेंट होगा। अब आप पास्कल्स ट्रायंगल की तरफ नहीं जाएंगे, आप क्या बोलेंगे, पास्कल्स ट्रायंगल में जो भी होगा पहला 4c0 ही होगा, और पहला x रेज पावर 4 होगा। ये 1 है मुझे पता है, बट मैं पूरा इसको लिखना चाहता हूं, और y 0 होगा। अब देखिए सारा प्रूव हो गया, ये मैंने कोफिशिएंट ले लिया, 4 और 0 4 हो गए। दूसरी टर्म बताएंगे फटाफट, दूसरी टर्म बताएंगे, 4c1 x की पावर 3 होगी, y की पावर 1 होगी। मैं सारा लिख रहा हूं ताकि एक्सपेंड हो जाए, बाद में इसमें शॉर्टकट भी लिखूंगा कैसे लिखते हैं। 4c2 ये x2 y2, 4c3 x अकेला बचेगा, y3 हो जाएगा, और 4c4 x कुछ नहीं बचेगा और y 4 हो जाएगा। इसको हम नॉर्मली लिखते हैं x4, बिकॉज ये 1 है ये 0 है। और ये मेरे पास हो गया 4c1 इज इक्वल ऑफ कोर्स 4, ये हो गया x3y। अब मैं वो हटा रहा हूं जो y1 वाले, ये मेरे पास हो गया 4c2, 4 into 2, 4 into 3,
14641 था हमारे पास वैसे ही पास्कल ट्रायंगल में। तो ये 6 हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। ये मेरे पास वापस 4 आएगा, बट एक्स एक ही बचेगा, वाई क्यूब हो जाएगा। इसको तो सिंपलीफाई कर रहा हूं मैं बस। और 4 तो 1 हो गया, x0 1 हो गया, y4 जो कि हमने पहले भी निकाला हुआ है। ठीक है, तो अब आप इसको अच्छे से समझ गए। ये कहां से आए, मैं आपको ये बता दिया, पास्कल्स ट्रायंगल से ये सब मेरे पास आए। ठीक है, फाइन। चलिए, अब मैं आपसे क्या लिखना चाहता हूं, मैं आपके साथ एक इसका जर्नल एक्सपेंशन लिखना चाहता हूं। हर चीज को हम फिर जर्नलाइज करते हैं, बिकॉज अगर हमें क्या करना है, इसका एक जर्नल फॉर्मूला देना है। तो अब मेरे पास कोई भी a प्लस बी एन हो, कोई भी, अब इस n में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। यहाँ पे क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं क्या लिख रहे हैं। जो ऊपर लिखा है उसी को जर्नलाइज कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। जो यहाँ लिखा है ना, ये जो लिखा है इसी को नीचे लिख रहा हूँ जर्नल फॉर्म में किसी भी n के लिए बस। तो कैसे शुरू करेंगे, सबसे पहले इज इक्वल NC0, ठीक है, n चूज 0, ए रेज पावर n, ठीक बोल रहा हूँ, ए रेज पावर n, ए का सबसे पहले जो पावर होगा। फिर आगे बढ़ेंगे NC1, ए की पावर एक कम करते जाएंगे, ए की पावर एक कम करते जाएंगे, और बी की पावर एक बढ़ाते जाएंगे। यहां से भी कुछ लोग उसको देखते हैं, n-1 और बी की पावर यहां से 1। फिर ऐसे करेंगे NC2, तो ए की पावर n-2 हो जाएगी, n-2, या इसमें से एक कम कर लीजिए, एक ही बात हो गई। और बी की पावर एक बढ़ जाएगी, बी में एक जोड़ दीजिए, 1 1/2, या यहाँ से 2 ले लीजिए, एंड सो ऑन। मेरे पास लास्ट टर्म क्या होगी, NCn, ये पता है आपको 1 की इक्विवेलेंट ही होती है। और a की पावर कुछ नहीं होगी, b की पावर n होगी, एक्चुअली a की पावर 0 होगी। इससे पीछे मेरे पास टर्म क्या होगी, मेरे पास b की पावर होगी बेसिकली n-1, इससे एक कम, और a मेरे पास 1 होगा, सिंगल 1 होगा, ठीक है। और ये मेरे पास होगा NCn-1, ठीक है, यानी इससे एक कम, अगर यहाँ पे जो भी कुछ एक कम। तो n में ये मैंने लिख दिया, इसमें अपना दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। ये बेसिकली इसी की जर्नल फॉर्म है, और अब देखिए ये और ये सेम चीज है। तो आई होप आप सफिशिएंटली आप इस चीज में हो गए इक्विप्ड कि आप इसको क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। इसका एक और तरीका लिखने का होता है, खैर मैं चाहता हूं कि आपको पता फेमिलियर हो। इसको हम बोलते हैं समेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं समेशन। और इसी का जो रिफाइंड वर्जन है आगे, उसको बोलते हैं इंटीग्रल। वो खैर अब छोड़ देते हैं, वो चीज भी छोड़ देते हैं, आपके सिलेबस में है नहीं। ये डिस्क्रीट समेशन के लिए यूज होता है, और ये कंटिन्यूअस समेशन के लिए यूज होता है। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस वाला कॉन्सेप्ट अभी रहने दीजिए, ठीक है। इसको बोलते हैं समेशन। अब समेशन कैसे आएगा, कोई भी NCR, ऊपर वाली चीज लिख रहा हूं, NCR को मुझे सम करना है, वही कर रहा हूं। R वैल्यू लेगा सबसे पहले 0, और लास्ट लेगा n, ठीक है, 0 से लेकर n तक, ठीक है, वो NCR। A क्या लेगा अपने पास पावर, A लेगा पावर अपने पास n-r। ध्यान से देखिए, हर जगह n-r, n-0, n-1, n-1, n-2। और जो मेरे पास ठीक है A, और मेरे पास जो B है, जो B है, B पावर क्या लेगा मेरे पास R। हाँ देखिए, हर जगह यही हो रहा है। तो ये भी इसको लिखने का तरीका होता है, बिकॉज समेशन में क्या होता है, बार बार प्लस प्लस नहीं लिखना पड़ता। इसको सम कर लीजिए, 0 से लेकर n तक आप वैल्यू चेंज करते जाइए, r को 0 से लेकर n तक ले जाइए। फिर n मेरे पास 4 हो सकता है, 5 भी, जितना भी यहाँ पे पावर हो। खैर इसमें आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, ये बस जर्नल फॉर्म आपको बतानी थी। अब जो हमने पढ़ा है उसको दिमाग में आप रखिए। हमने कोफिशिएंट्स का पैटर्न पढ़ा है, और हमने इनका भी पैटर्न पढ़ा है। उस बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, फाइन। अब जितना हम करेंगे उस पर ध्यान रखिए। अब मेरे पास क्वेश्चन है, एक्सपैंड तो आइए हम अब इस जो हमें कॉन्सेप्ट पढ़ा है इस पे अब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट
पहला इजी है, x प्लस 2 रेज पावर 6। चलिए इसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करिए इसको। अब हम सिंपली फॉर्मूला लेके चलेंगे, अब हम कोई भी अपना एक्सपेंशन उसको नहीं करेंगे, फॉर्मूला लेके चलेंगे। पहला मेरे पास है 6c0 जो कि आपको पता है, x रेज पावर 6 और 2 की कोई पावर नहीं आएगी, 6c1 x रेज पावर 5 हो गई, और जो 2 की पावर है वो सिंगल आएगी, 6c2 x की पावर 4 आएगी, 2 की पावर 2 आएगी, 6 है, इसका मतलब हमारे पास 7 टर्म्स होंगी, 6c3 x की पावर 3 हो जाएगी, 2 की पावर 3 हो जाएगी, 6c4 x की पावर 2 हो जाएगी, 2 की पावर 4 हो जाएगी, 6c5 x की पावर सिंगल हो जाएगी और 2 की पावर 5 हो जाएगी, और लास्ट मेरे पास 2 रेज पावर 6 होगा। अगर मैं पूरा लिखना चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब जस्ट एक्सपेंशन का काम है। ये हो गया x6, ये हो गया 6 इंटू 2 हो गए मेरे पास 12x5, ये हो गए 4, और 62 मेरे पास होता है 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, आप चीज आपको ऑलरेडी पता है। तो ये मेरे पास हो गया 15 इंटू 4 60x4। सिमिलरली इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो आएगा 240x3। आपके टाइम की सेविंग के लिए इसको सिंपलीफाई नहीं करते, आप इसको 63 को कर पाएंगे। ये वापस 15 हो गया, 15 इंटू ये मेरे पास 16 हो जाता है, तो ये मेरे पास हो गया ऑलरेडी 240x2। मेरे पास 2 निकल जा रहा है बिकॉज 2 मेरे पास ऑलरेडी 2 मेरे पास कांस्टेंट है, तो 2 वापस अपने कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसलिए आपको 2 की पावर्स को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 2 5 32, 32 और 6 जो भी बनेगा 192x, और लास्टली मेरे पास ये तो 1 हो जाएगा, 2 6 64। ठीक है, फर्दर एडिशन पॉसिबल नहीं है बिकॉज हर किसी की पावर अलग अलग है, तो फर्दर एडिशन पॉसिबल नहीं है। ये मेरे पास हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, चलते आगे और क्वेश्चंस करते हैं। इस चैप्टर को आज ही वाइंड अप करना है, कल में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। चलते हैं फटाफट से, इसमें 2 3 4 पैटर्न के जो क्वेश्चन है वो सारे करके देख लेते हैं। पहला एक सिंपली है, एक्सपैंड दिस। क्वेश्चन इज एक्सपैंड x स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर दे दिया, 3/x रेज पावर 4। अब या तो आपको पता है कि 4 से 0 से स्टार्ट करेंगे, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि 4 0 से स्टार्ट ना करें, आप इसको पास्कल्स ट्रायंगल बना ही ले 4 या 5 तक, तो काफी इजी आपके लिए बनाना पास्कल्स ट्रायंगल। बन गया पास्कल्स ट्रायंगल। ये 0th रो के लिए, फर्स्ट रो के लिए, सेकंड रो के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, तो मेरे पास इसको लेके चलूंगा। मेरा पहला आंसर आएगा x स्क्वायर रेज पावर 4, आगे 1 वो नहीं आएगा। मेरा दूसरा जो आएगा x स्क्वायर रेज पावर 3, और 3/x पहली बार आएगा, बट डोंट फॉरगेट द कोफिशिएंट, आगे पीछे लिखे कहीं पे भी लिखे, कोफिशिएंट इसके साथ 4 आएगा पास्कल्स ट्रायंगल में के हिसाब से। देन इसका एक पावर कम हो जाएगा, कोफिशिएंट 6 आएगा, और 3/x 2 हो जाएगा। ये आगे लिखे पीछे लिखे एक ही बात है। नेक्स्ट विल बी x स्क्वायर, अब एक ही बचेगा, 3/x सब 3 आ जाएंगे, और नेक्स्ट कोफिशिएंट इज 4, तो 4 आ जाएगा, और लास्ट मेरे पास 1 है तो कोई जरूरत नहीं है 1 लिखने की, x स्क्वायर खत्म ही हो जाएगा, और 3/x मेरे पास पूरे पावर में आ जाएगा अपने 4। यही है हमारे पास बाइनोमियल फॉर्म। अब बस एक्सपेंशन का काम रहेगा। ये हो गया x रेज पावर 8, ये हो गया x रेज पावर 6, और नीचे एक x है तो x रेज पावर 5, 4 3 12, ये हो गया 12x और 5। आई होप ना आप इसको समझ रहे होंगे। ये हो गया x4 और नीचे x स्क्वायर, तो मेरे पास x स्क्वायर बचेगा एक्सेस में। ये हो गया 6 इंटू 9 54, राइट 54। चलिए ये हो गया 27 इंटू 4 हो गए 54, 108। ये x स्क्वायर हो गई, नीचे x क्यूब हो गए, तो नीचे एक x बचेगा, नीचे एक x बचेगा। यहाँ पे सिंपली 3 रेज पावर 4 81, और नीचे x4, तो ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अब अपने फटाफट से क्वेश्चंस करने हैं। आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, फाइंड, क्वेश्चन आपके पास आ सकता है फाइंड 98 रेज पावर 5। सपोज अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, या तो आप 98 को मल्टीप्लाई करेंगे अपने पास 5 बार, वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, और यू कैन यूज बाइनोमियल फॉर्म। सिंपली कैसे करेंगे, 100 - 2 रेज पावर 5। ठीक है, अब सेम वही चीज है,
या तो आप 5 से 0 कर लीजिए या पास्कल्स ट्रायंगल को एक्सटेंड कीजिए। मेरा लास्ट था 1 4 6 4 1, जो कि बन जाएगा 1 5 10, हाँ 10 5 1। तो मैं पास्कल ट्रायंगल से करूंगा। हाईएस्ट पावर होता 10 11 12 13, यहाँ पे पावर हो तो फिर पास्कल ट्रायंगल को यूज ना करके फिर मैं अपना कॉम्बिनेशन वाला ले लेता। तो चलिए मेरा पहला क्वेश्चन रह जाएगा 1, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ये आ गया 100 रेज पावर 5। ठीक है, आई होप दिस इज अंडरस्टूड। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, ये माइनस है तो माइनस को कैरी करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी मेरे पास, ये 5 कोएफिशिएंट वाला 100 रेज पावर 4 हो जाएगा और -2 अब शुरू हो जाएगा आना। ठीक है, इसके बाद मेरे पास क्या आएगा, आप अपने साथ फॉलो कीजिए। 10 कोएफिशिएंट वाला 100 रेज पावर 3 और -2 रेज पावर 2। ठीक है, वो फॉलो कर पा रहे, अब फॉलो कर पा रहे। इसके बाद मेरे पास आएगा कोएफिशिएंट का 10, फिर से 100 रेज पावर अब 2 हो जाएगा, बट -2 रेज पावर अब 3 हो जाएगा। इसके बाद मेरे पास क्या आएगा, कोएफिशिएंट का 5, 100 अब सिंगल पावर रह जाएगा, -2 अब 4 आ जाएगा, और लास्ट मेरे पास 1 बचता है, 1 नहीं लिखेंगे, 100 खत्म हो जाएगा और -2 रेज पावर 5 हो जाएगा। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। चलिए, तो अब कैसे करेंगे आप इसको फर्दर प्रोसीड, बहुत ही आसान है, मेरे साथ देखिए इसमें कर रहा हूं। सबसे पहले मैं प्लस और माइनस को यहाँ पे आइडेंटिफाई करूंगा, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ध्यान रखिए। ये वाला प्लस है और ये वाला भी प्लस है, ये वाला भी प्लस है। ठीक है, आपके पास हमेशा ऐसा ही होगा कि आपके पास जो माइनस की ऑड पावर्स होंगी वो माइनस होंगी, माइनस की इवन पावर्स पॉजिटिव होंगी, दैट इज नोन। -2 इंटू -2 इज इक्वल +2। इस हिसाब से मैंने इसको सेग्रीगेट किया। अब मैं प्लस को अलग लूंगा, माइनस को अलग लूंगा। 100 रेज पावर 5 कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, हो गया 100 रेज पावर 5, खत्म इसका। अब ये देखिए, ये हो गई 4 4 इंटू 10 हो गया 40 और 100 रेज पावर 3। एक बार 100, दो बार 100, 3 बार 100, और मेरे पास क्या बचा था 40, तो ये हो गया 40। ठीक लिख रहा हूँ, ये भी खत्म हो गया। अब ये देखिए 2 4 16, 8 नहीं है, 2 रेज पावर 4 16 5 80, 80 और 100। ठीक है, ये हो गए पॉजिटिव वाले। अब नेगेटिव वाले देख लीजिए, 5 इंटू 2 10, और मेरे पास 100 4 बार है, 1 2 3 4, और मेरे पास जो है, ये आ गया 10। ठीक लिख रहा हूं, ये भी मेरे पास हो गया। 2 रेज पावर 3 इज इक्वल टू 8 80 और 100 दो बार है, 100 दो बार और एक 80, और लास्टली आई हैव 32। ये माइनस वाले है बेसिकली। अब एक बार ऐड कर लीजिए, 100 4000 8000। ठीक है, यहाँ पे भी ऐड कर लीजिए, माइनस वालों को ऐड कर रहा हूं। 10008 0032, और लास्टली जो ये दोनों है इनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये माइनस में है सारी, ये प्लस में है, लास्टली इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 32, बहुत ध्यान से। उसके बाद है 3 0 1 2 3 0, उसके बाद है 8, इसके नीचे आएगा 8, उसके बाद है फिर से 3 0 1 2 3 0, उसके बाद है वो 1। ठीक है, अब इसको माइनस कीजिए, एंड आई होप माइनस आप इसको कर लेंगे। आपके पास जो आएगा 9039207968, ऐसा आपके पास कुछ बन के आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 3, हाँ यही आएगा। ठीक है, ये आपके पास हो गया सॉल्यूशन। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, चलिए, कुछ भी नहीं है, मैथमेटिकल पार्ट है, बस बायनोमियल थ्योरम अपने ऊपर यूज की बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। फाइंड द क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। अब पता नहीं क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, बट क्वेश्चन बहुत प्यारा है। इफ अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया
is divided by is divided by 25। देखिए ऐसा क्वेश्चन ये बाइनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन बनता है। अगर आपको इसको शॉर्टकट से करना है तो देखिए कैसे करेंगे। शॉर्टकट कैसे करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1। फिर मैं बाइनोमियल थ्योरम से भी दिखाता हूँ, कंप्लीट करेंगे कॉन्सेप्ट को। पुट n इज इक्वल टू 1 कह रहा है कि रिमाइंडर देखो, अगर इसको डिवाइड बाय करेंगे 25 से तो एक बार करके देखते हैं। तो मेरे पास क्या बनेगा, ये 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1, और 1 को 25 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही बन जाएगा। अब n2 पे देखते हैं, 6 raised power 2 36 minus 10 is equal to 26। 26 को 25 डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 ही बनता है, तो मेरा आंसर हमेशा 1 ही बनेगा इसमें। n is equal to 3 भी एक बार देख ले, 6 raised power 3 मेरे पास बन जाता है 216 माइनस दिस इज 15 तो बन जाता है 201। फिर से डिवाइड करिए, फिर से रिमाइंडर, तो मेरे पास आंसर इसका 1 आ गया। ठीक है, आंसर टेकन। बट फिर बाइनोमियल थ्योरम में क्या कनेक्शन है इसका, एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए फटाफट। आंसर आपका 1 आ गया। 6n, ठीक है, को मैं लिख सकता हूं अपने पास 1 + 5n। ठीक है, 1 + 5n, और 1 + 5n को मैं एक्सपेंड कर सकता हूं थ्रू bt। ठीक है, कैसे देखिए, जो पता है पहला 1 रेज़ पावर n ही आएगा तो उसको छोड़ दीजिए, पहला 1 ही आएगा। दूसरी टर्म मेरे पास क्या आएगी, nc1, पता है आपको nc1, 1 रेज़ पावर कुछ भी आए उसको छोड़ दीजिए, इनटू 5 आएगा, सही बोल रहा हूं। फिर आएगा nc2, 1 रेज़ पावर कुछ भी आएगा उसको छोड़ दीजिए, 1 ही आएगा, 5 स्क्वायर प्लस ये एक्सटेंड हो जाएगा, लास्टली मेरे पास आएगा 5 रेज़ पावर n, यानी जितने भी वो होंगे 5 रेज़ पावर n मेरे पास लास्ट टर्म आएगी। ठीक है, अब ये देखिए, ये हो गया 6 रेज़ पावर n जो मुझे चाहिए था, और ये मेरे पास हो गया nc1 इज इक्वल टू n, ये पता है आपको 5n, तो ये हो गया इज इक्वल टू 1 + 5n प्लस, ठीक है, अब इसको देख लीजिए, ये हो गया nc2 5 स्क्वायर, nc2 5 क्यूब, nc3 5 क्यूब, nc4 5 4 एंड लास्टली ncn 5n। ठीक है, यही बाइनोमियल थ्योरम है। तो अगर आप देखिए गौर से, मेरा आंसर हो गया, ये मेरे पास आएगा 6n - 5n जो मुझे चाहिए था, -5n इज इक्वल टू 1 प्लस, इस सब में मैं 5 स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूँ, 25 होता है वो 25, और जो अंदर बचेगा सारा उसको मैं k डीम कर सकता हूँ, k या a या l, ठीक है, जो भी बचेगा। तो अगर आप देखिए मेरा आंसर इसमें आ गया। जब भी मैं 6n - 5n लिखता हूं मेरी फॉर्मेट क्या आ जाता है, 1 रिमाइंडर प्लस 25k, यानी 25 से जब डिवाइड करता हूं कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, बट एक मेरे पास रिमाइंडर बचता है। या आप ऐसे भी समझ लीजिए, आंसर ऊपर ही आ गया था शॉर्टकट से। मैं आपको जस्ट बाइनोमियल थ्योरम का बता रहा हूँ कि कैसे होता है, कि अगर मैं सपोज 7 को रिमाइंडर निकालना चाहता हूँ 3 के साथ, ठीक है, क्या रिमाइंडर निकलेगा, तो कैसे लिखता हूं मैं इसको, 7 को 3 × 2 + 1, इसका मतलब ये मेरे पास बच जाता है, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। ऐसे ही 6n - 5n मेरे पास 25 × k पूरा डिवाइड हो गया, +1, अगर ये +1 नहीं आता तो इसका मतलब 25 से कंप्लीटली डिविजिबल था। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी सिखा दिया और ऊपर शॉर्टकट भी इसका बता दिया। चलिए चलते हैं आगे। तो थोड़े से क्वेश्चंस है इसके। अभी कॉन्सेप्ट आता है इसी में, सारा इसी में ही, आपको सब ऑलरेडी बता दिया है। फाइंडिंग टर्म ऑफ अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अब आपको पता है कि अगर मेरे पास a + b 9 है तो उसकी कितने टर्म्स होंगी, 10, a + b 19 कितने टर्म्स होंगे, 20, आपको पता है। अब कभी आपको बोला जाता है कि आप सारी टर्म्स मत ढूंढो, आप सारी टर्म्स मत ढूंढो, आप कोई एक पर्टिकुलर टर्म्स ही ढूंढो। कैसे ढूंढेंगे, बहुत आसान है। मुझे पता है अगर मेरे पास a + b n है, इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, t1, जल्दी से बताएंगे, nc0, पता ही आपको, a raised power n, बिल्कुल,
और पहली टर्म क्या होगी b रेज पावर 0। ठीक है, टर्म 2 क्या होगी मेरे पास, दूसरी टर्म निकालनी है nc1, ठीक है, a रेज पावर n-1, ठीक है, और b रेज पावर 1। ये हमने सारा अभी तक किया हुआ है। और थर्ड टर्म क्या होगी nc2, a रेज पावर n-2 और b रेज पावर 2। ये हमने किया है, a की पावर 1 घटानी है, b की पावर 1 बढ़ानी है, और यहाँ पे हमने ncn बढ़ाना है। तो ये मेरे पास जनरल टर्म होगी। अब इसको यूज करके मैं कोई भी टर्म निकाल सकता हूँ। आपको सपोज टर्म 10 बोला जाए तो आपको पता है टर्म 10 के लिए मुझे निकालना है 10c9, ठीक है, टर्म 1 के लिए nc0, टर्म 2 nc1, 10c9, ठीक है, a रेज पावर 1 और b रेज पावर a रेज पावर 1 हो जाएगा, ठीक है, टर्म 10c मतलब nc9, जो भी हमें पता नहीं n कितना होगा, n 20 हो सकता है, 30 होगा, 40 हो सकता है, जो भी n होगा nc9, a रेज पावर n-9 और b रेज पावर 9, ठीक, ये हमेशा जनरल टर्म होती है। ठीक है, बिल्कुल इजी है, यहां से ही फ्लो होता है ये कॉन्सेप्ट भी। टर्म 10 निकालनी है आपने nc9 a रेज पावर n-9 और ये 9 b के पावर में, जो हम तब से करते आ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया टर्म का कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट था फाइंडिंग मिडिल टर्म, कुछ भी नहीं है जो हमने किया है, बस वही चीज, फाइंडिंग द मिडिल टर्म। आप मिडिल टर्म ढूंढो, फाइंडिंग द मिडिल टर्म बहुत ही आसान है। अगर मेरे पास सपोज 10 पावर है, सपोज मेरे पास है a प्लस बी रेज पावर 10, बताइए इसकी कितनी टर्म्स होंगी टोटल, 11 टर्म्स 11 होंगी। और अगर 11 होंगी तो मिडिल टर्म कौन सी होगी, बहुत ही आसान है, 11 में से आप 5 इधर डालिए, 5 इधर डालिए, तो जो 6 टर्म होगी वो मिडिल टर्म होगी। ठीक है, कोई फॉर्मूला इसमें याद करने की जरूरत, इसकी फॉर्मूला है ऑल्दो n/2 + 1, उसको रहने दीजिए। अगर मेरे पास 10 यहाँ पे इंडेक्स है, टर्म्स 11 हो गई, तो 11 में से सिंपली 6 टर्म जो है मिडिल टर्म मानी जाएगी। लेकिन अब अगर मेरे पास a + b 11 हो गया सपोज, इसकी टर्म्स कितनी होंगी इस एक्सप्रेशन की, 12। अब 12 मिडिल टर्म निकालना मुश्किल है, 12 में क्या करेंगे, 12 में 5 इधर 5 इधर, यहाँ पे क्या बच गई, 6th टर्म और 7th टर्म। ठीक है, ये दोनों मानी जाती है मिडिल टर्म इस केस में, मिडिल टर्म। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे 11 टर्म्स है तो 11 में सेंटर वाला जो है मिडिल टर्म है, 12 के केस में मिडिल टर्म नहीं निकल सकती, इसलिए क्या करते हैं, 5 इधर 5 इधर, इन दोनों को मिडिल टर्म हम बोलते हैं। ठीक है, सिंपल है। तो अगर मेरे पास अब 8 टर्म्स होंगी, 8 के केस में 3 इधर 3 इधर और 4 और 5 ही मिडिल टर्म होंगी। मेरे पास 9 टर्म्स होंगी तो इसके केस में 5th मेरी मिडिल टर्म होंगी। ठीक है, और कितने टर्म्स मेरे पास टोटल होंगे एक्सप्रेशन में डिपेंड करेगा मेरे पास इंडेक्स क्या है। इंडेक्स में एक जोड़ते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाती है, हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। a + b² की कितनी टर्म्स है, 3, मिडिल टर्म कौन सी इसकी हो गई, सेकंड टर्म। ठीक है, चलिए ये भी एक कॉन्सेप्ट है, तो ये सारा इसी से फ्लो होता है, कोई नया कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। और कुछ है, हाँ जी, अब देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, आप करेंगे मेरे साथ फटाफट से। फाइंड थर्ड टर्म ऑफ, तीसरी टर्म निकालनी है, फाइंड थर्ड टर्म ऑफ x + y6। सारा नहीं लिखना है, तीसरी टर्म ढूंढनी है आपको। अपने लिए मैं बताता हूँ, पहली टर्म क्या होगी मेरे पास, पहली टर्म 6c0, 6c0 x रेज पावर 6 और y रेज पावर 0। फिर हम आगे बढ़ेंगे, तीसरी टर्म क्या होगी, 6c2 x रेज पावर 4 और y रेज पावर 2। ये 6 - 2 4 और ये 2 इधर, 62 को आप सॉल्व करेंगे, ये हो गया 6 4 2, हो गया 6 × 5 2, हो गया 15। तो मेरे पास आंसर आएगा 15x4y²। ठीक है, बहुत ही आसान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड फोर्थ टर्म ऑफ। ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत जरूरी है, ध्यान से देखेंगे। फाइंड फोर्थ टर्म ऑफ, किसका फोर्थ टर्म निकालना है, 2x - 3 रेज पावर 7 की। तो कैसे निकालेंगे, फोर्थ टर्म, 7 आपको पता है n है, c3, तो 2x रेज पावर कितना होगा उसमें, 4, और -3 रेज पावर कितना होगा उसमें, 3। तो ये हो गया 7 × 6 × 5 / 3 × 2, ये हो गया 45, 45
मेरे पास ये 40 7 into 5 35 हो गया, सॉरी 35, और 2 raised power 4 हो गए 16x4, और ये हो गया -27। ठीक है, ये मेरे पास निकल गया x raised power 4 ही वापस, और इनको आप मल्टीप्लीकेशन लेंगे आराम से तो अपने पास आ जाएगा -15120। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट आप टेक केयर कर लीजिए, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, -27 माइनस किस लिए, बिकॉज -3 3 बार है, तो 3 बार होगा, और पावर में ये माइनस माइनस ही रहेगा, इवन पावर में माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चंस आ सकते हैं वो देखेंगे। ये देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिख देता हूं। क्वेश्चन है, इफ 17th term and 18th term, 17 टर्म और 18वीं टर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन 2 + a raised power 50 is equal, फाइंड a। आप मेरे से अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करेंगे। 17 टर्म और 18 टर्म इक्वल है, बस इनको इक्वेट कीजिए। 17 टर्म 18 टर्म इक्वल, इनको इक्वेट कीजिए। उसके लिए मुझे 17 और 18 टर्म निकालनी पड़ेगी, तो बताइए 17 टर्म किसके बराबर होगी? इस केस में 50 चूज 16, ठीक है, 2 raised power 34 और a raised power 16, ठीक है। और 18 टर्म से होगी 15 चूज 17, 2 raised power 33 और a raised power 17, ठीक है, यही है मेरे पास। अब एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, कुल मिला के ये निकल जाएगा, यहाँ पे एक a बचेगा, ये निकल जाएगा, यहाँ पे एक 2 बचेगा, तो कुल मिला के बचेगा यहाँ पे 2, कुल मिला के यहाँ पे बचेगा 50 फैक्टोरियल, 16 फैक्टोरियल, 34 फैक्टोरियल, यहाँ बचेगा 50 फैक्टोरियल, 17 फैक्टोरियल और 33 फैक्टोरियल, ये बचना चाहिए। ठीक है, और मेरे पास कहीं ए बच रहा था, वो कहाँ गया? ए, जिसको निकालना था, यहाँ पे एक ए बच रहा था, 17 और 16, तो ये और ये निकल जाएगा। ठीक है, ये और निकल जाएगा, यहाँ 17 बचेगा, 16 फैक्टोरियल निकल जाएगा, यहाँ 17 बचेगा, और यहाँ 36 फैक्टोरियल निकल जाएगा, और यहाँ 34 बचेगा। ठीक है, तो इफेक्टिवली a इज इक्वल टू 17 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 34 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। चलिए एक और क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न का क्वेश्चन है, जिसपे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, वो है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x6 y3 in x plus 2y raised power 9। ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि x plus 2y raised power 9 को जब आप एक्सपैंड करेंगे, जब आप इसको एक्सपैंड करते हैं, जब आप इसको एक्सपैंड करते हैं, तो क्वेश्चन ये है कि उसमें कहीं ना कहीं x6 y3 भी आएगा, क्योंकि हमें पता है पैटर्न क्या है, x की पावर घटेगी, y की बढ़ेगी, हमें पता है, तो ये कहीं ना कहीं आएगा ये। तो क्वेश्चन है कि जो जब ये टर्म जहां पे भी आएगी वहां पे कोफिशिएंट क्या होगा। एक तरीका है कि मैं पूरा इसको एक्सपेंड करूं और वो टर्म देखूं कौन सी है, दूसरा तरीका है कि मैं उसी टर्म को निकालूं बस जहां पे ये आएगा। ठीक है, अब आपको पता है टर्म 1 में आपके पास क्या आएगा, एक्स एन आएगा। टर्म 2 शॉर्ट में बता रहा हूँ, टर्म 2 में आपके पास क्या आएगा, एक्स 8 आएगा। टर्म 3 में आपके पास क्या आएगा, एक्स 7 आएगा। टर्म 4 में क्या आएगा, एक्स 6 आएगा, और इसके साथ वाई टर्म 1 में कुछ होगा ही नहीं, यहाँ y1 होगा, यहाँ y2 होगा, यहाँ y3 होगा। तो कुल मिलाकर जो टर्म 4 निकालनी है, तो मुझे पता है टर्म 4 मेरे पास इसमें होगी। टर्म 4 किसके बराबर होगी, आपको पता है अभी तक, 9 चूज 3 x रेज पावर 6 जो कि निकालना है, और 2y रेज पावर ऑलरेडी मेरे पास आएगा 3, यही तो निकालना था।
ये हो गया 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2। ठीक है, ये हो गए 3, ये हो गए 4, कुल मिला के ये हो गया 3 इंटू 4 इंटू 7, ये हो गया 3 इंटू 4 इंटू 7, ये हो गया x रेज पावर 6, ये हो गया y रेज पावर 3 और 2 रेज पावर 3 हो गया 8। तो कुल मिला के आपने ये 12 इंटू 56 सॉल्व करना है बस। ठीक है, तो आंसर हो गया 672। इसका आंसर है 672। कस निकालना क्या था, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ दिस इन दिस टर्म। तो ये मेरे पास आ गया, इसका कोएफिशिएंट 672 है, वो प्लस में ही है। ठीक है, चलिए कैसे क्वेश्चन आ सकते हो बता रहा हूं, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इतने ही क्वेश्चन आपने करने। चलिए आगे, अब मैं आपको दो क्वेश्चन दिखाऊंगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, प्यारे क्वेश्चन है, और ये आ भी सकते हैं। ठीक है, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। देखिए, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है 3x²/2, यहाँ पे स्क्वायर है, ध्यान रखिए, ये मेरे पास एक टर्म है। अब जब इसको एक्सपैंड करेंगे, हाँ जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा, हम जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो वहां पे बहुत सारे टर्म्स आएंगे। ये क्या है कि वो वाली टर्म बताइए, पूरी टर्म बताइए, कौन सी टर्म जिसमें एक्स होगा ही नहीं। ठीक है, सही है। तो पहले हम करते हैं भाई ऑब्जर्वेशन इसको, फिर मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। ऑब्जर्वेशन हमें क्या बोल रही है कि जो पहली एक्स पे ध्यान देना कि एक्स नहीं होना चाहिए, जो पहली टर्म होगी 6c0 वाली, उसमें क्या होगा, x² के ऊपर आएगा 6, है ना, इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। और 1/x के ऊपर आ रहा है, 1/x में कहां से, मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, बस मैं एक्सेस की बात करनी है। 1/x के ऊपर आएगा कुछ भी नहीं। ठीक है, दूसरे केस में, दूसरी टर्म में x² के ऊपर आएगा 5 और 1/x के नीचे आएगा 1, फिर आएगा x² के ऊपर 4 और 1/x के नीचे आएगा 2, फिर आएगा x² के ऊपर 3 जो कि 6 हो गए और 1/x के नीचे आएगा 3, फिर आएगा x² के ऊपर 4, सॉरी 2 कम हो रहा है और ये बढ़ रहा है, और इसके नीचे आएगा 1/x के नीचे आएगा 4। तो अगर मैं गौर से देखूं, टर्म जीरो, टर्म फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, टर्म 5 मेरे पास ऐसी है जहां पे ये कैंसिल आउट हो रहा है और मेरे पास x नहीं बच रहा, तो मैं सिंपली क्या निकालूंगा, टर्म 5 किसके बराबर होती है पता है आपको, मेरे पास 6 है, सॉरी 6c4, 6c4 मेरे पास n है, 6c4 इनटू जो ये वाली टर्म है, इसको सिंपली हम करेंगे रेज पावर 2, 6 - 4 और 1/3x जो कि माइनस में है, इसको रेज पावर करेंगे 4, जो कि हम अभी तक सीखा हुआ है। उस हिसाब से हमारा क्या आंसर होगा वो देखेंगे। x ये 4 हो गया, ये 4x निकल जाएगा, मेन वही था हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बचेगा ये 6 × 5, 400 निकल जाएगा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और ये यहाँ पे बचेगा मेरे पास 3 का स्क्वायर इंटू 3 × 3 का स्क्वायर बचेगा, नीचे बचेगा 2 का स्क्वायर इंटू 2 × 2, x तो निकल गया, और फिर से नीचे मैं देखूं यहाँ पे मेरे पास बचेगा -1 का 4, तो फिर 1 ही हो जाएगा, 3 × 3 × 3 × 3 इसे बचेगा। तो ये और ये हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये और ये हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ बचा 3 × 2 = 6 और 12, 5/12 इसका आंसर होगा। तो 5/12 एक ऐसी टर्म है, पांचवी टर्म जिसमें x नहीं आएगा। ठीक है, ये मेरे पास इसका हो गया। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि जो मैंने भाई ऑब्जर्वेशन किया, क्या इसकी कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है, तो मैंने ऑब्जर्वेशन किया, इसकी फॉर्मूला भी है। कैसे फॉर्मूला है कि ये मैं आंसर तो होगा, मैं जैसा कोई एक एडिशनल तरीका बता रहा हूं। तरीका क्या है कि अगर मुझे भाई फॉर्मूला देखना कौन सी टर्म है जिसमें ये होगा, मैंने T5 निकाला ना, तो कैसे निकाला, जो आप जनरल टर्म निकालिए, टर्म r+1 हमें पता है किसके बराबर होती है, NCR। ठीक है,
a रेज पावर n माइनस r b रेज पावर r, ये हमने तो किया हुआ है। अब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कीजिए, 6cr, a के बजाय आप ये लिखेंगे 6 माइनस r, और b की जगह हमारे पास है -1/3x r। आपको फोकस कहां पे होना चाहिए? एक्सेस पे होना चाहिए, बिकॉज एक्स हमें नहीं चाहिए। क्वेश्चन है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो यहाँ पे एक्स की पावर, बाकी भूल जाइए सब कुछ, 3 भूल जाइए, 2 भूल जाइए, ये हमारे सामने 3 बस एक्स पे फोकस कीजिए। एक्स की पावर क्या हो गई मेरे पास? 12 माइनस 2r, और नीचे एक्स की पावर क्या हो गई? एक्स रेज पावर r। कुल मिला के एक्स की पावर क्या हो गई? दोनों का माइनस हो जाएगा बाय इंडक्शन लॉ। मेरे पास x की पावर हो गई 12 माइनस 3r। तो अब मुझे क्या चाहिए? x चाहिए ही नहीं, मुझे क्वेश्चन है x चाहिए ही नहीं, तो इसका मतलब x रेज पावर 12 माइनस 3r इज इक्वल टू x0, यानी मुझे x चाहिए ही नहीं। तो अगर इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास r आ जाएगा 4, r आ जाएगा 4। अगर मैं ऊपर वापस देखूं, वापस देखिए, मैंने क्या लिया था? tr+1 लिया था मैंने, तो इसका मतलब t4+1, यानी 5th टर्म मेरी जो है उसमें नहीं होगा। कुल मिला के हम वही पहुंचेंगे 64, और वापस हम वही पहुंचेंगे। ये क्वेश्चन आते हैं कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि x किस में नहीं होगा। ठीक है, चलिए इस पे एक और क्वेश्चन थोड़ा सा इस पे क्वेश्चन है, एक और है, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट पिछले पैटर्न पे ही है। +1/2 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ x रेज पावर 18, ये मेरे पास एक्सप्रेशन है। और इसमें हमें बोला गया है, इसमें आपको बोला गया है कि आप बताइए x किस में नहीं होगा, x किस में नहीं होगा। अब यहाँ पे 18 टर्म्स है तो हम लॉन्ग कट ही यूज करेंगे, शॉर्टकट वो करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे नहीं। हम देखेंगे कि कैसे हमारे पास x जो है x की पावर 0 होनी चाहिए। ठीक है, फाइन। कैसे करेंगे? जनरल टर्म क्या होती है मेरे पास? टर्म r+1, आपको पता है 18 इस केस में, सी आर, तो जो पहला आपका है x रेज पावर 1/3, इसका पावर आएगा मेरे पास 18 माइनस r, और नीचे जो आपका है x रेज पावर -1/3। ठीक है, ये जो नीचे मेरे पास है, अब इसकी पावर जो आएगी, इसकी पावर आएगी यहाँ पे r, यही मेरे पास जनरल टर्म होता है। ठीक है, ये हो गया मेरे पास डन। चलिए अब आपको पता है कि मुझे x की पावर 0 चाहिए, तो इसको सिंपलीफाई कर लेता हूं। ये मेरे पास बन जाएगा x 18 माइनस r/3, ठीक है, और ये बन जाएगा x माइनस r/3, ठीक है, -r/3। तो कुल मिला के बन जाएगा x, मैं बाकी को इग्नोर कर रहा हूँ, इसको इग्नोर कर रहा हूँ, बाकी से मुझे x से काम है, -r/3। तो इन दोनों का पावर माइनस हो जाएगा, 18 माइनस r डिवाइडेड बाई 3। कुल मिलाकर बस आप पावर बचेगा 18 माइनस 2r डिवाइडेड बाई 3। अब मुझे इस पावर को 0 के बराबर करना है। इससे क्या होगा? मुझे टर्म पता चलेगी कौन सी है। 18 इज इक्वल टू r, और r इज इक्वल 9। इसका क्या मतलब है? r इज इक्वल टू 9, यानी मेरे पास जो 10th टर्म है उसमें x नहीं होगा। अब टर्म 10 आपको निकालनी है, आपके लिए बहुत आसान है टर्म 10 निकालना। कैसे निकालेंगे? 18c9, ठीक, 18c9, उसके बाद x, आपको पता ही है x बचेगा ही नहीं, एक बार करके देखते हैं। x 1/3 9, और नीचे जो है 1/2 x 1/3 9, ठीक है, आपको पता है ये बचेगा ही नहीं, ये खत्म हो जाएगा। मेरे पास आंसर जो बचेगा 18c9 इंटू 1/2 रेज पावर 9, बस ये मेरे पास टर्म बच गई। इसमें x नहीं होगा, ये मेरे पास होगा, ये मेरे पास होगा कांस्टेंट। ठीक है, ये ऊपर का थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्जन है ऊपर वाले क्वेश्चन का। चलिए मुझे लगता है हो गया ये पूरा चैप्टर। अब आपके लिए क्वेश्चंस लिख देता हूं, आप इनको सॉल्व करेंगे। एक्सपैंड 1 माइनस
2x5, ये आप खुद करेंगे, ये आपको आएगा करना, बहुत ही इजी है। 5 तक आप पास्कल्स टेबल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपैंड 2/x माइनस x/2 रेज पावर 5, ये भी आप करेंगे, बहुत ही आसान है ये भी क्वेश्चन, ये भी आप आराम से कर सकते हैं। तीसरा है एक्सपैंड x³ प्लस 1/x रेज पावर 5, ये भी आप करेंगे, बहुत ही आसान है, पास्कल्स ट्रायंगल से कर सकते हैं, 5 ही है। ठीक है, अब एक और है वो मैं आपके साथ करता हूँ, 4 थे इस पार्ट पे, 4 थे, एक मैं करता हूँ यहाँ पे, ताकि फिर से कॉन्सेप्ट रिफ्रेश हो जाए। x प्लस 1/x 6, अब 6 के लिए आप 60, 61, 62 कर सकते हैं, बट मैं 6 के लिए क्या यूज करूंगा, पास्कल्स ट्रायंगल। हमारे पास लास्ट नोन पास्कल्स ट्रायंगल क्या है, 1 3 3 1, उसके बाद हम करेंगे 1 4 6 4 1, फिर हम करेंगे 1 5 10 10 5 1। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 6 15 20 15, वापस 6 और 1, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये मेरे पास 6th रो के लिए आ गया, मैं इसको यूज करूंगा। 1 तो लिखने की जरूरत है ही नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, इसको करेंगे x रेज पावर 6 पहला सिंपली, दूसरा 6 यहां से उठाया मैंने, x की पावर हो जाएगी 5 और ये पहली बार आएगा मेरे पास, इसके बाद 15 x की पावर हो जाएगी 4 और ये मेरे पास 2 बार आ जाएगा, उसके बाद 20 x की पावर हो जाएगी 3 और ये मेरे पास 3 बार आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 15 वापस x की पावर हो जाएगी 2, ये मेरे पास 4 बार आएगा, उसके बाद वापस 6 और सिमेट्रिकली चल रहा है, x एक बार, ये 5 बार आएगा, और लास्टली ये मेरे पास अपने पूरे पावर में आएगा। ठीक है, इसको सिंपलीफाई करेंगे, ये हो गया x6 6x4 15x² 20 ही बचेगा, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, ये बचेगा 15 डिवाइडेड बाय x², ये बचेगा 6 डिवाइडेड बाय x4, ये बचेगा 1 डिवाइडेड बाय x6। ठीक है, ये इसका हो गया आंसर, बाकी 3 में आपके लिए वो आप एक्सपेंड करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो आप क्वेश्चंस करेंगे वो करेंगे इवेलुएट 96 रेज पावर 3 बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। आपको पता है कैसे करना है, 100 माइनस 4 रेज पावर 3, फिर bt यूज करेंगे, और इसका आपके पास जो आंसर आएगा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 884736, लेकिन ये आप करेंगे थ्रू बाइनोमियल थ्योरम। नेक्स्ट आप करेंगे 102 रेज पावर 5 बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, आपका आंसर आएगा 11040803 ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, मैंने किया हुआ है 1104080832, ये आप एक्सपेंड करेंगे 100 प्लस 2 करके। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो है ये है 101 रेज पावर 4, जो कि बहुत आसान है, तो 100 और 1 के साथ डील करना है, तो ये तो बहुत ही आसान सा है, ये आप इजीली कर सकते हैं। इसका आपका आंसर आएगा 104060401। इसका जो फोर्थ पार्ट है मैं आपको करवाता हूँ, वो है 99 रेज पावर 5। चलिए मैं आपको करवाता हूँ 99 रेज पावर 5। ठीक है, मैं पास्कल्स ट्रायंगल यूज करूंगा, अभी कॉम्बिनेशन यूज नहीं करूंगा। पास्कल्स ट्रायंगल यूज करूंगा तो ये मेरे पास आएगा 100 माइनस 1 रेज पावर 5। ठीक है, डन, 100 माइनस 1 रेज पावर 5, तो क्या होगा, पहला मेरे पास 100 रेज पावर 5 होगा, दूसरा मेरे पास होगा प्लस 5, आपको पता है मेरे पास पास्कल्स ट्रायंगल में क्या है, 1 5 10 10 5 1 फिफ्थ रो के लिए। ठीक है, तो मैं 5 करूंगा, 100 रेज पावर 4 और माइनस 1 पहली बार आएगा, इसके बाद मैं 10 यूज करूंगा, 100 माइनस 1 2, इसके बाद मैं फिर से 10 यूज करूंगा, 100 स्क्वायर और माइनस 1 रेज पावर 3 माइनस 1 रेज पावर 3, उसके बाद मैं 5 यूज करूंगा और 5 के समझ आएगा 100 एक बार और माइनस 1 रेज पावर 4, और लास्टली 1 आएगा, मैं लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 1 रेज पावर 5। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बताया है एग्जाम्पल के टाइम पे कि क्या करना है, हमने प्लस वालों को एक तरफ, माइनस वालों को एक तरफ,
प्लस वालों को यहां से तब टेक केयर कर ही सकते, मैं इसको पूरा करता हूं आपके पास। प्लस वालों को एक तरफ, माइनस वालों को एक तरफ। चलिए एक बार करके देखते हैं। सबसे पहले प्लस वाले लेते हैं। ये मेरे पास प्लस वाला है 100 5 बार, 2 3 4 और 5 हो गए। ये 1 2 3 4 5 हो गया ये। नेक्स्ट प्लस वाला ये है मेरे पास, एक बार 103 बार और एक 10, 1 2 3 और एक 10 जोड़ लीजिए, ठीक है, हो गया। और नेक्स्ट प्लस वाला मेरे पास ये है 500 कुल मिला के, 0 0 500, 1 2 3 4 0 1 2 और 1, बस कैलकुलेशन का ध्यान रखिए इसमें, ठीक है। अब नेगेटिव वाले लिख लेते हैं। नेगेटिव में मेरे पास 104 बार है, 1 2 3 और 4 और आगे मेरे पास 5 है। ये माइनस वाले हैं, ध्यान रखिए ये माइनस वाले हैं। इसमें मेरे पास 102 बार और 10 एक बार, 102 बार और 10 जो है एक बार, तो 1 0 लिख देता हूँ यहाँ पे। और लास्टली मेरे पास 1 है नेगेटिव में, ये बन गया 1 1 2 3 4 1 1 2 5, ठीक है। 5 0 0 1 4 टाइम्स 0 1, 1 1 2 3 4 फिर 1 0 0 और यहाँ पे आ गया मेरे पास 5। अब इसको माइनस करना है सिंपली, ये 9 ये 9 ये 4 0 0, ठीक है। इसके बाद ये 9 और 9 फिर से, ठीक है, ये 0 ये 5 ये 9, तो आपका आंसर आएगा 9509900499, ठीक है। बाकी आप इसको कैलकुलेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए पार्ट है एग्जाम में कैसे आ सकता है, लेट a इज इक्वल 1.1 रेज पावर 10,000 एंड b इज इक्वल 1000, ऐसे आएगा एग्जाम में। तो आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, a इज ग्रेटर देन b, a इज लेस देन b, a इज इक्वल टू b, या फोर्थ नाम ऑफ द अबव, ठीक है। बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम क्या आप ये बता सकते हैं दोनों में से बड़ा कौन सा है। b तो खैर b है, इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। कैसे करेंगे आपको पता है, 1 प्लस 0.1 रेज पावर 10,000, ठीक है। पहली टर्म क्या होगी 1, ये तो आपको पता ही है। दूसरी टर्म क्या होगी 10,000 c1, बिकॉज पहला 10,000 c0 c1 1 रेज पावर 9999 जो कि 1 ही होगा, और 0.1 एक बार आएगा, यही होगा। यहाँ पे रुक जाइए, ये हो गया 10,000 ही वापस, 10,000 ही वापस हो गया, और ये हो गया 0.1, ठीक है। प्लस आगे कुछ कुछ और आएगा, हम उसके साथ नहीं है, प्लस आगे बहुत कुछ आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हो गया 1 प्लस 10,000 इंटू 0.1 कितना होता है 1000, ये हो गया 1001 प्लस कुछ भी जो भी छोटी छोटी टर्म्स आएंगे, 1001 प्लस समथिंग। तो इसका मतलब इसकी दो टर्म्स ही मुझे, ये 1000 से ऊपर आ गई, इसका मतलब a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। और क्या क्वेश्चन है, बस एक या दो क्वेश्चन और है तो आपका ये हो गया, सारे होमवर्क ही है वैसे। क्वेश्चन है फाइंड a प्लस बी रेज पावर 4 माइनस a माइनस बी रेज पावर 4, आप इसको निकालिए, और इसकी मदद से फिर जब ये निकाला फिर आप ये निकालिए, √3 प्लस √2 रेज पावर 4, का सेम ही है ये, माइनस √3 माइनस √2 रेज पावर 4। ये क्या है कि ये सब आप सॉल्व मत कीजिए, आप ये सॉल्व कीजिए, जो जब ये आ जाएगा फिर इसकी मदद से आप ये सॉल्व कीजिए, ठीक है, सही बोल रहे हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, आप सबको पता है कैसे है, a4 प्लस 4a³ b, ये तो इसी टाइम से दिखाया आपको, 6a² b² प्लस 4ab³ प्लस b4, ठीक है। इसका एक्सपेंशन हमें ऑलरेडी पता है,
एक्सपेंशन यही है, माइनस 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 में रखिए जो कि क्वेश्चन का माइनस है। अब a 4 वापस ही आएगा, ठीक है। अब ये माइनस काम करेगा अपना, ऑड में माइनस है, -4a³ b प्लस 6a²b², माइनस फिर से हो जाएगा 4ab³ और लास्टली प्लस b4, ठीक है। अब आप इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए, देखिए ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये निकलेगा नहीं, बिकॉज a4 माइनस a4 कैंसल, 4a³ माइनस माइनस 4a³ इज इक्वल टू 8a³b और यहाँ पे 8ab³, ठीक है। फाइनली मेरा आंसर क्या आएगा, 8ab a प्लस b, ठीक है, a² प्लस b²। देखिए 8ab बाहर ले गए, a² प्लस b, तो फाइनली मेरा आंसर ये आ गया। तो इनका मतलब अगर आपका आंसर इतना सिंपलीफाई हो गया, आप सिंपली पुट करो, अब आप इसको एक्सपेंड नहीं से मत करो, बिकॉज ये इसी फॉर्म में है, a प्लस b4 माइनस a माइनस b4। अब आप वैल्यूज डालिए, सिंपली वैल्यूज डालेंगे, हो गया मेरे पास 8√3√2 और ये हो गया √3²√2², ठीक है। मैं इसको a प्लस b माइनस b एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक। तो ये हो गया 8√6 और ये हो गए 5, तीनों तो 5, तो आंसर हो गया 40 टाइम्स √6, ठीक है। चलिए काफी आसान सा क्वेश्चन था। अब इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन आपकी होमवर्क में, क्वेश्चन क्या है, फाइंड x प्लस 1/6, ऐसे ही एक्सपेंड करेंगे, उसके बाद प्लस है, यहाँ पे ध्यान रखिए माइनस नहीं है, x माइनस 1/6, इसको एक्सपेंड करें, इसको एक्सपेंड करें, फिर लाइक टर्म्स को कैंसिल करें, तो वहां पे आपको कुछ आंसर आएगा। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आंसर आपको आएगा 2x6 प्लस 15x4 प्लस 15x² प्लस 1, ऐसा करके कुछ आंसर आएगा, वो आप खुद यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। आप इसको जब करेंगे आपका ऐसे करके फाइनली आंसर आएगा। जब आंसर आएगा आपने एक्चुअल में क्या निकालना है, √2 प्लस 1/6 प्लस √2 माइनस 1/6, अब एक्चुअली ये निकालना है। तो आप सिंपली जो x है आपका, उसकी जगह √2 पुट करेंगे और अपना सोल्यूशन निकालेंगे। पुट, ये आपको करना है, मैं जैसे आपको लिख दे रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू √2 और आपको जो आंसर आएगा फाइनली 198 आना चाहिए। आप ट्राई करेंगे, नहीं हुआ तो मुझे बताना, मैं आंसर शेयर कर दूंगा, ठीक है। वैसे हो जाना चाहिए, सिंपली आपने इसको एक्सपेंड करके यहां तक ले आना, माइनस प्लस का ख्याल रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप खुद करेंगे, x प्लस 3 8 में आपने निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x5। आपने बताना है x5 के साथ क्या होगा, x5 के साथ क्या होगा, आपने कोफिशिएंट निकालना है। कैसे निकालें, को पता है पहले टर्म का x8 होगा, दूसरी का x7 होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आपको ये पता चलेगा कि कौन सी टर्म का मेरे पास, कौन सी टर्म का मेरे पास, अगर मैं ऐसे करूं तो ये फोर्थ टर्म मेरे पास है, फोर्थ टर्म का मेरे पास जो है आपका कोफिशिएंट x5 निकलेगा। तो फिर फोर्थ टर्म इसमें निकालनी है। कैसे निकालते हैं फोर्थ टर्म, 8c3x रेज पावर 5 और 3 रेज पावर 3, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कोफिशिएंट आ जाएगा, ठीक है। x5 कैसे रहेगा, इसको 27 और इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1512x5। तो ये आपका इसमें आंसर हो गया, ठीक है। ये आपने आगे करना है सॉल्व। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं लिख रहा हूं, बस सारे आप नहीं करने। फाइंड एक एक्सप्रेशन है 1 माइनस 2b रेज पावर 12 और आपने निकालना है कोफिशिएंट ऑफ क्या बोल रहा है, a5b7, a5b7, ठीक है। फिर हमने आइडेंटिफाई करना है कि a5b7 कौन सी टर्म में होगा, a5b7 कौन सी टर्म में होगा, और यहाँ पे आपका टर्म 8 में होगा, ठीक है। फाइन, टर्म 8 आप किसके बराबर होगी, 12c7 a रेज पावर 5 ऑब्वियसली और -2b रेज पावर 7। तो यहां से a5 और b7 आ जाएगा। बाकी आपको कोफिशिएंट निकालना होगा 12c7 इंटू -2 जो है रेज पावर 7, ठीक है। आपका आंसर माइनस में होगा, ध्यान रखिएगा इस केस में, बिकॉज ये माइनस आगे आ जाएगा, ये आप आगे एक्सपेंड करेंगे। नेक्स्ट इज जो क्वेश्चन है
ये आपने करना है क्वेश्चन, फाइंड फोर्थ टर्म ऑफ, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, x-2y इसकी फोर्थ टर्म निकालनी है, आप खुद निकालेंगे 12c3 इंटू जैसे निकालते हैं, और मैं इसका आंसर लिख लेता हूँ यहाँ पे -x9y3। ठीक है, ये आप खुद करेंगे, और हिंट आपके पास है 8c3 x रेज पावर, सॉरी 12 है यहाँ पे, 12c3 x रेज पर आपका हो गया 9, और y ये हो गया -2y, नेक्स्ट टर्म जो है रेज पावर आपका हो गया 3। इसको आप फिर सॉल्व करेंगे तो आपका ऐसे फॉर्म में आ जाएगा। चलिए, और मेरे पास क्या है, हाँ कंप्लीट हो रहा है, लास्ट एग्जांपल्स है। फाइंड मिडल टर्म ऑफ, इसकी मिडल टर्म निकालनी है, बताइए 7 मेरे पास पावर है, टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स, ये सब आप नहीं करने, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल 8, ये पता है आपको। मिडल टर्म कौन सी होगी, जब मेरे पास 8 टर्म्स है, मेरे पास 2 टर्म्स मिडल होंगी 4 एंड 5, ठीक है, 3 उधर 3 इधर, 4 एंड 5। नेक्स्ट मेरे पास है फाइंड मिडल टर्म x/3 प्लस 9y, एक और क्वेश्चन है, find middle term of, find middle term of x minus 3, सॉरी 3 माइनस, एक मिनट, एक क्वेश्चन ऐसे लिखता हूँ, फाइंड मिडल टर्म ऑफ, एक ऑड रखा है, एक इवन रखा है, फाइंड मिडल टर्म ऑफ, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक से बोरोड है, कुछ मैंने एग्जांपल्स खुद बनाई है, प्लस ये क्या है 9y रेज पावर 10, इसकी मिडल टर्म निकालनी है, कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 11, देयरफॉर मिडल टर्म 5 इधर 5 उधर इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो इस केस में अपने T6 निकालनी है, इस केस में अपने T4 एंड T5 निकालना है। अब T4 किसके बराबर होगा पता है आपको, 7c3 दिस रेज पावर 4 एंड दिस होल रेज पावर 3, वो आपको ऑलरेडी पता है, आप ऐसे अकॉर्डिंगली करेंगे। चलिए, ये आपने करना है। तो कुल मिला के बचती एक लास्ट एग्जांपल जो थोड़ी डिफिकल्ट है, बट आपको दिखा के इसको वाइंड अप करूंगा कॉन्सेप्ट को। लास्ट एग्जांपल है, डिफरेंट है, डिफिकल्ट नहीं है। लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल क्या है कि मेरे पास एक्सपेंशन है 1 प्लस 2a रेज पावर 4 इंटू, अभी मल्टीप्लाई में है 2 माइनस a 5, ठीक है, यहां तक ओके। अब इसमें हमें क्या बताया जा रहा है कि आप निकालो इस पूरी एक्सपेंशन में a4 का कोफिशिएंट क्या होगा, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ a4। अब ध्यान रखिए, अब इस टर्म में मुझे a4 का पता है क्या होगा, अब इसमें पता है a4 का क्या होगा। अब पॉइंट क्या है यहाँ पे गलती क्या होती है, यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ पे a4 का निकालूंगा, यहाँ पे a4 का निकालूंगा और काम बन गया, बट वैसे नहीं होता। बिकॉज जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो इसमें a1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, पता है आपको। इसको करूंगा, इसमें 1 भी होगा, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, और वो दोनों जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नया पावर रेज होगा, ठीक है। तो इसको मुझे एक्सपेंड ही करना पड़ेगा। आप सिर्फ ध्यान में रखिए कि मुझे a4 की पावर निकालनी है। तो जब मैं एक्सपेंड करूंगा इसको, इसको पहले वाले को, तो आएगा 1 बाय यूजिंग जनरल एक्सपेंशन 1 प्लस 4 इंटू 2a, ठीक है, 1 तो पता है, 1 की पावर लिखने की जरूरत है ही नहीं, प्लस 6 इंटू 2a, 1 को मैं नहीं लिख रहा बिकॉज 1 की पावर लिखने से कोई फायदा नहीं है, 2 प्लस वापस 4 आएगा 2a, और लास्टली 1 आएगा और 2a रेज पावर 4, सिंपली बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 प्लस 8a प्लस 424a स्क्वायर, 8 4 32 a क्यूब
और लास्टली बन जाएगा 16a4। ध्यान से देखिए, इसमें ये मुझे इसका एक्सपेंशन आ गया। अब मैं इसका एक्सपेंशन लिखूंगा, ये मैं लिखूंगा ब्लैक पेन से, ठीक है, बिकॉज ये दोनों मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे ये दिक्कत है। अदरवाइज अगर A4 का अकेले निकालना होता, अगर मुझे इतने में निकालना होता A4 का, कि मेरे पास ये टर्म नहीं होती, मुझे बस इतने का निकालना होता, इतने का, तो मेरा आंसर आ गया होता, बट इतने का नहीं निकालना, ठीक है। आप देखिए, आप मुझे ये एक्सपेंड कर रहा हूं 2 माइनस ए रेज पावर 5, तो वैसे होगा, पहला मेरे पास 2 5 आएगा, 2 5, दूसरा मेरे पास आएगा -5, पास्कल्स ट्रायंगल से 5, 2 रेज पावर 4, 2 रेज पावर 4, ठीक है, ए का माइनस किया मैंने, फिर आएगा 10, पास्कल्स ट्रायंगल से 10, 2 रेज पावर 3, और यहाँ पे ए एक बार आएगा, यहाँ पे ए 2 बार आएगा, ठीक है। इसके बाद आएगा मेरे पास माइनस, प्लस माइनस वाली बात चल रही है, ए माइनस में है, 10, 2 मेरे पास 2 बार, और ए मेरे पास 3 बार, एक बढ़ जाएगा। लास्टली मेरे पास आ गया +5, 2 एज इट इज है, ए 4 बार आएगा, और उसके बाद फाइनली -A5, बिकॉज पार्शियल ट्रायंगल में भी 1 है, और 2 का पावर हो जाएगा 0। तो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। ये हो गया 32, हो गया 32, 32, 32 -16, 2 पावर 4 16, और ये हो गया 80a, ये हो गया +8, 8 और 10 फिर से 80a स्क्वायर, ये हो गया 4 और 10 40 -40a क्यूब, और ये हो गया +10a4 और माइनस हो गया a5, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया, और मेरे पास इसका आंसर आ गया। दो टर्म्स थी मेरे पास, एक मेरे पास थी पहले 1 + 2a रेज पावर 4, और मेरे पास थी फाइनली 2 - a5। तो इसको फिर मैं भी यहाँ पे एक्सपेंड हो गई, इसकी अब जरूरत है नहीं, इसकी अब जरूरत नहीं है, और इसकी भी अब जरूरत नहीं है, तो इसकी जरूरत नहीं है, बस ये मैंने ऑलरेडी इसको कर लिया। मुझे अब आपको इंटरेक्शंस बताने, हमें a रेज़ पावर 4 दिया, a रेज़ पावर 4 हमें निकालना है, ठीक है। चलिए, ये हो गया 32 a रेज़ पावर 3, मैंने आपको बताया ऑलरेडी, ठीक है। और ये एक्सपेंशन क्या आया था, 32 -80a +80a स्क्वायर, ऐसे करके आया था, -40a, और आगे हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 टर्म्स आएंगी 5 वाले में। यही आया था मेरे पास 32 -80a +80a स्क्वायर -40a क्यूब +8a4 -5। अब मेरे पास इसका ये आ गया, और इसका ये आ गया, तो क्वाइट सिंपली हमें क्या देखना है, a रेज़ पावर 4 कहां पे इंटरेक्शन में आएगा। देखिए, अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, पहले पूरे को करना है, बट मैं पूरा नहीं करूंगा, मैं देखूंगा 1 से कहां पे मुझे a4 आएगा। देखिए, ये आएगा 10a4, सही बोल रहा हूं। 8a से अगर मैं इसको करूंगा तो आएगा -320a4। अब ध्यान से देखिए, इससे जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो a4 आएगा, बाकी को करूंगा तो a4 कहीं नहीं आएगा, मैं इनको छोड़ देता हूं। तो ये मेरे पास हो गया 0 2 और 3, 16 और 3 क्या हो गए, 1920, 24 × 80, 16 और 3 19, तो 1920a4, ठीक है। नेक्स्ट इस 32 से इसको करूंगा तभी आएगा, नेक्स्ट 32 से इसको करूंगा तभी आएगा। तो ये मेरे पास प्लस माइनस का भी आपने ध्यान रखना है, साथ प्लस माइनस का ध्यान रखना है। भैया माइनस सिमिलरली 2560a4, और लास्टली मैं इनको करूंगा मल्टीप्लाई तो a4 आएगा, ठीक है। मैंने क्वेश्चन काफी इस हिसाब से ही बनाया हुआ है कि आपको a4 कैसे आप इसमें ढूंढ सकते हो। तो आप इन दोनों को करेंगे 16 × 32 कर लीजिए, तो ये हो गया 512a4, 16 × 32।
ठीक है, ये हो गया 512, हो गया 512 A4, 512 A4। तो अब सिंपली जो ये है अपने पास ये प्लस माइनस इनको एड लेस कर दीजिए, तो आपका फाइनली यहाँ पे आ जाएगा सॉल्यूशन विच इज -438 A4। तो ये आपका आंसर, ठीक है। तो चलिए, ये इसमें मैंने एक दो क्वेश्चन ऐसे डाले हैं जो डिफिकल्ट लेवल के। बाकी आपने मिडल टर्म सीखी है निकालनी, आपने जनरल टर्म सीखना है, आपने एक्सपेंशन सीखना है, टर्म इंडिपेंडेंट सीखना है। इतने से एक्सपेक्टेड है कि आपका एक आधा क्वेश्चन आ जाएगा। आपका बायनॉमियल थ्योरम खत्म हो गया। अब हम, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा अच्छा था, नेक्स्ट दो टॉपिक शुरू करेंगे, बहुत इजी टॉपिक करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स वाली एक दिन, और प्रोबेबिलिटी देखते हैं, मोस्ट लाइकली एक दिन में वो भी हो जाएगा। ये चैप्टर थोड़ा सा वास्ट था, बाकी जो चैप्टर है कॉन्साइज है, मोस्ट एक दिन में हो जाएंगे। चलिए, सी यू नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच।